तो हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम पढ़ेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, और ये पूरा चैप्टर हम लोग वन शॉट में खत्म करेंगे। आपको ये नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल आपको कहाँ मिलेगा? आप अबाउट सेक्शन में जाएंगे, वहां पे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप वहां से ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम चैनल। ठीक है, वहां पे आपको सब चीजें मिल जाती हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो ये है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अच्छा, अगर आपको पूरा हिस्ट्री पढ़ना है ना, तो सबसे बेहतरीन चैप्टर जो है वो है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यहां से शुरू करना सबसे बेहतर होता है। ये पूरे यूरोप का बात किया जाएगा इसमें, है ना, कि एक एक देश का बात नहीं किया जाएगा, या तो फ्रांस, या तो जर्मनी, या तो इटली, नहीं बात किया जाएगा। पूरे यूरोप में क्या चल रहा है पूरा बात करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ड्यूक मेटरनिक का एक स्टेटमेंट आपको याद होगा कि व्हेन द फ्रांस स्नीजेस द होल यूरोप कैचेज कोल्ड। कहने का क्या मतलब है कि अगर फ्रांस छींकता है तो सबको कोल्ड हो जाता है, सबको सर्दी हो जाता है। मतलब एक को, मतलब सिर्फ फ्रांस को सर्दी हो तो सबको सर्दी हो जाता है। मतलब कहने का क्या है कि फ्रांस जो भी करता है उसका असर पूरे यूरोप पे होता है, पूरा यूरोप उससे इन्फ्लुएंस होता है। इसीलिए सबसे पहले जब हम चैप्टर शुरू करेंगे तो यूरोप के बारे में, यूरोप से शुरू करेंगे। समझ में आ रहा है? कहां से शुरू करेंगे? यूरोप से शुरू कर फ्रांस से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं फ्रांस से शुरू करेंगे, लेकिन उससे भी पहले आपको यहां से शुरू कर दिया जाएगा। ऐसे तरीका इसमें यह है कि फ्रेडरिक सूरियो का बनाया हुआ, यहाँ पे आपको एक पेंटिंग दिख रहा होगा। पेंटिंग जब आप ध्यान से देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेटल्ड रिमेन्स, है ना। ये सब आपको दिख रहा होगा रिमेन्स। ये जो नीचे कचरा पड़ा हुआ है ये रिमेन्स है, जो कि दिखाता है कि मोनार्की टूट चुका है, मोनार्की खत्म हो चुका है, और लोग जो है वो लिबर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ आपको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिख रही होंगी, ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। इनके एक हाथ में टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट है और दूसरे में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मेन है। समझ में आ रहा है? दूसरे में चार्टर्स ऑफ राइट्स ऑफ मेन है और दूसरे हाथ, पहले हाथ में क्या है? टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट है। ऊपर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ जो है प्रिस्ट है, एंजल्स वगैरह है, इधर एंजल पूरा दिख रही है ना, और गेज वगैरह आपको दिख रहे हैं। ये सब लोगों को क्या कर रहे हैं? प्रोत्साहित कर रहे हैं ताकि वो लिबर्टी की तरफ बढ़े। अच्छा, ठीक है। ये आपको एक लंबा सा ट्रेन दिख रहा होगा लोगों का, ये आपको एक लंबा सा ट्रेन दिख रहा है लोगों का, जो जिसमें आप अलग अलग देशों को पार्टिसिपेट करते हुए देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जर्मनी का झंडा है, इधर और भी देश का झंडा है, फ्रांस, अमेरिका, बाकी सब लोग। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो फ्रेडरिक सूरियो जो 1848 में बनाते हैं। अच्छा, फ्रेडरिक सूरियो कौन थे? फ्रेडरिक सूरियो जो है ये फ्रेंच आर्टिस्ट है। कौन आर्टिस्ट है? फ्रेंच आर्टिस्ट। तो इनका 4 प्रिंट था टोटल, उसमें से एक यहाँ दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रहा है। इसमें औरत, मर्द, बच्चे सब लोग चल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? वो चाहते थे कि हम ही नहीं, अकेले कोई फ्रांस ही नहीं, पूरा दुनिया जो है उसको लिबर्टी मिले। फ्रेंच आर्टिस्ट जो थे हमारे फ्रेडरिक सूरियो, वो चाहते थे कि पूरी दुनिया को क्या मिले? रेवोल्यूशन, रिपब्लिक मिले। अच्छा, तुमसे पूछ सकता है ये बात कि ये जो पिक्चर बनाया गया है इसका नाम क्या है? तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नाम से वो ये पिक्चर बनाते हैं। इस पिक्चर का क्या नाम रहता है? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक इस पिक्चर का नाम है। इसमें आपको दिखाया गया है कि सब लोग एक साथ चल रहे हैं। दिक्कत ये है कि ये तुम जो झंडा देख रहे हो, ये तुम झंडा देख रहे हो जो जर्मनी का, उस समय जर्मनी नाम का कोई देश नहीं हुआ करता था। इसीलिए बोला जाता है कि फ्रेडरिक सूरियो क्या है? यूटोपियन विजन के हैं। कैसे विजन के हैं? यूटोपियन। यूटोपियन मतलब क्या होता है? बहुत ही आगे के कुछ लोग सोच रखते हैं। तो जो लोग आगे के सोच रखते हैं उनको बोला जाता है यूटोपियन विजन। तो इनके पास यूटोपियन विजन है। अच्छा, एक प्रॉब्लम क्या है कि ये जो झंडा बना रहे हैं जर्मनी का, तो जर्मनी का ये जो झंडा है, इसमें ये जो झंडा दिखाए हैं, एक तो पहले जर्मनी नहीं था इस समय, बाद में जब जर्मनी बनता है तब जर्मनी का झंडा इत्तेफाक से, है ना, कोइंसिडेंस बोलो, ऐसा ही रखा जाता है। सेम यही झंडा जर्मनी का रखा जाता है, आज भी यही झंडा है ना, ब्लैक, रेड एंड गोल्डन येलो। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें हैं जो कि ये करते हैं। उसके अलावा इसमें है बहुत सारा देश दिखाया गया है और यही सब चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। नोट्स में लिखना चाहोगे तो ये सब चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम लिख सकते हो। टेलीग्राम चैनल से लेकर या वीडियो लेक्चर पॉज करके वगैरह भी लिख सकते हो, तुम्हारा मर्जी। ठीक है, तो इस बात में अब हमको नहीं लगता है कि इंट्रोडक्शन में आपको कोई भी चीज छोड़ा गया है। समझ में आया? ठीक है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड पे। सेकेंड हमारा क्या है? सेकेंड है हमारा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमने आपसे कहा था कि आपको सबसे पहले फ्रांस के बारे में पढ़ना है। क्यों फ्रांस के बारे में पढ़ रहे हैं सर? क्योंकि फ्रांस जो भी करता है इसका पूरा असर पूरे यूरोप पे पड़ता है। तो हम देखेंगे कि फ्रांस में पहले क्या क्या होता है। तुम क्लास 9th में पढ़े थे कि फ्रांस में हुआ ये था कि सबसे पहले राजा थे लुई 16। उसके बाद से तुमने पढ़ा था कि राजा थे
उसके बाद राजा बनते हैं रोबेस्पियर, रोबेस्पियर के बाद राजा बनते हैं नेपोलियन बोनापार्ट है। तो इस तरीके से कुछ गद्दी चलता है, समझ में आया। तो अब तक हम समझ चुके हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट, वहां पे हम नहीं जाते, हम सोच रहे हैं यहाँ पे जो कहानी है शुरू होता है कि रोबेस्पियर जो है उसको मार दिया गया है, मोनार्की हटा दिया गया है, और मोनार्की हटाने के बाद से लोग के हाथ में राज आ गया है। किसके हाथ में राज आ गया है? गद्दी किसके हाथ में आ गया? लोगों के हाथ में आ गया है। जब सिटीजन जो है उनके हाथ में आया है तो वो नहीं चाहते हैं राजा बनाना, किसी भी तरीके से नहीं चाहते हैं राजा बनाना, वो अब खुद को रिपब्लिक रखना चाहते हैं, वो लिबरलिज्म चाहते हैं। समझ में आ रहा है बात? ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि तुमको ये समझना पड़ेगा कि कहानी जितना तुम कनेक्ट करके पढ़ोगे, जितना समझ के पढ़ोगे, उतना ज्यादा तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि हिस्ट्री इतना बड़ा है ना बाबू कि तुम सोचोगे कि हम रट लेते हैं तो रटते रह जाओगे। समझ में आया? भले हो सकता है आपको ये लेक्चर 1 या 2 घंटे में का हो जाए, लेकिन आपको इतना बढ़िया समझा दिया जाएगा कि आपको लॉन्ग फॉर्म भी वीडियो देख के उतना नहीं समझ में आएगा, है ना। तो आपको सब चीजें बेहतरीन तरीके से समझाई जाएंगी, ध्यान से देखिएगा। शुरू करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है ये शुरू कब हुआ था? 1789 में। कब शुरू हुआ था? 1789 में। क्लास 9 की कहानी तुमको याद हो, ट्रूप्स वगैरह उतर गए थे। हालांकि हम वो सब बातें नहीं करेंगे यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ से शुरू करते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है शुरू होता है 1789 में। फिर यहां से मतलब कि रेवोल्यूशन तो कभी भी शुरू हो सकता है, लेकिन क्लियर एक्सप्रेशन जो था फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट होने का वो 1789 में था। ये लोग जाकर बिस्टाइल पे हमला करके बिस्टाइल वगैरह तोड़ देते हैं, वो सब कहानी नहीं याद रखना है। समझ में आया बात? ठीक है। तो पावर जो है यहां से क्या होता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन चालू होता है, और जो पावर होता है वो शिफ्ट हो जाता है मोनार्की से किसके पास? फ्रेंच के सिटीजन के पास। कहां से शिफ्ट हो जाता है? फ्रेंच लोगों के पास में हो जाता है। फिर वो सब चीज अपने हिसाब से चलाते हैं, वो बोलते हैं कि हम अपना सब चीज अपने हिसाब से बनाएंगे। जैसे कि वो झंडा खुद से बनाएंगे, खुद का झंडा बनाते हैं वो लोग। खुद का झंडा में क्या रखते हैं? 3 कलर का झंडा रहता है, ट्राई कलर रहता है, 3 कलर वाला झंडा बनाते हैं अपने लिए। फिर बोलते हैं कि टैक्स सिस्टम जो है हमारे यहाँ नोबेलिटी कलरगी और ये जो है इंटरनल टैक्स सिस्टम है उसको हम हटा रहे हैं। उसके अलावा लॉ जो होगा सबके लिए बराबर लगाया जाएगा, वेट्स एक जैसे होंगे, मेजर्स एक जैसे होंगे, मतलब सब चीज ये खुद से कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि फ्रांस जो है इसका एक लैंग्वेज होना चाहिए। तो क्या रहना चाहिए लैंग्वेज से? जैसे इंडिया में हिंदी है, नहीं और भी भाषा है, 13 या 15 इंडियन लैंग्वेज है, जो कि मदर टंग नहीं बोला जाता है बिल्कुल भी। इंडिया का कोई मदर टंग नहीं है, लैंग्वेज है हमारा, नेशनल लैंग्वेज है। तो नेशनल लैंग्वेज में 13 या 15 लैंग्वेजेस आते हैं। वैसे ही ये लोग बोलते हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे? फ्रेंच लैंग्वेज को प्रमोट करेंगे। किस लैंग्वेज को प्रमोट करेंगे हम लोग? फ्रेंच लैंग्वेज को प्रमोट करेंगे, पहला बात। दूसरा बात, कोई भी रीजनल डायलेक्ट होगा, मतलब कि जो रीजन्स में बोले जा रहे हैं, है ना, तुम्हारे रीजन्स में कोई भाषा बोला जाए, जैसे बिहार में भोजपुरी बोला जाता है, लेकिन तुम स्कूल में या ऑफिस में जब जाते हो तो क्या भोजपुरी बोलते हो? नहीं बोलते हो, हिंदी बोलते हो। जब हम तुमको पढ़ा रहे हैं तो हम तो भोजपुरी में भी पढ़ा सकते थे, लेकिन हम हिंदी में पढ़ा रहे हैं, कारण सरकार शुरू से हिंदी को प्रमोट किया है। उसी तरीके से ये बोलते थे जो रीजनल डायलेक्ट है, मतलब जो रीजन्स में भाषाएं बोली जाती हैं, वो आप नहीं बोलिएगा, आप फ्रेंच लैंग्वेजेस बोलिएगा, मतलब उसको ही प्रमोट किया जा रहा है हर तरीके से। समझ में आया? बाकी चीजों को, रीजनल डायलेक्ट वगैरह है, उसको डिस्करेज किया जाता है नेशन को यूनिफाई करने के लिए। समझ में आया बात? उसके बाद से जो रेवोल्यूशनरीज थे, रेवोल्यूशनरी मतलब जो लोग रेवोल्यूशन किए थे, वो लोग मानते थे कि हम लोग दूसरे देशों को भी आजाद कराएंगे। हम लोग क्या कराएंगे? दूसरे देशों को आजाद कराएंगे। किससे? डिपोटिज्म से। डिपोटिज्म समझ रहे हो? डिपोटिज्म का मतलब है तानाशाह। तो अगर कहीं तानाशाह चल रहा है, कहीं तानाशाह मतलब एक ही आदमी है, उसके हाथ में पूरा पावर है, तो उसको तानाशाह बोलते हैं कि अकेला आदमी पूरे देश को संभाल रहा है, अकेला आदमी खुद पूरे देश पे जो नियम चाहे लगा सकता है, जिसको चाहे मार सकता है, जिसको चाहे जो कर सकता है, जैसा मन करे टैक्स लगा सकता है, उसको बोलते हैं डिपोटिज्म। तो डिपोटिज्म से अगर हम खुद को आजाद कराए हैं तो हम पूरी दुनिया को भी आजाद कराने के लिए काबिल है। प्रॉब्लम यही है कि हम लोग ऐसे ही सोचते हैं, ऐसे सोचते हैं कि कोई इंसान अगर ये एग्जाम पास किया है तो वो हमको पास करा देगा, है ना, और ऐसा इस तरीके का हमारा सोच होता है। तो ये लोग भी ऐसे ही सोचते हैं, ये पैटर्न है इंसान का सोचने। ये लोग सोचते हैं कि अगर फ्रांस जो है वो आजाद खुद से हुआ तो हमको भी आजाद करा देगा। अब फ्रांस भी वही बोलता है कि हम डिपोटिज्म में आपका साथ देंगे, डिपोटिज्म को एबॉलिश करेंगे आपके यहाँ से, ठीक है। तो फ्रेंच आर्मी हर जगह फैलना शुरू हो जाता है। प्रॉब्लम यह है कि जो देश के लोग हैं वो आर्मी को रोकने के बजाय अपने आर्मी को मना कर देते हैं कि तुम उस आर्मी से नहीं लड़ोगे, वो लोग हमको बचाने आ रहे हैं। इसीलिए क्या होता है, ये लोग बड़े आसानी से, फ्रांस के जो आर्मी है ये बड़े आसानी से दूसरे देशों में घुस जाते हैं। कौन कौन देश में सर? जैसे कि हॉलैंड में, बेल्जियम में, स्विट्जरलैंड में और इटली में, इन सब देशों में बड़ा ही आसानी से घुस जाते हैं। इस समय नेपोलियन जो है वो इंट्रोड्यूस करता है नेपोलियनिक कोड। अब इस समय नेपोलियन बड़ा ही अच्छा लग रहा था लोग को, लेकिन फिर क्या कर देता है नेपोलियन? नेपोलियनिक कोड शुरू करता है। ये कब शुरू हुआ था? 1804 में। कब शुरू हुआ था? 1804 में नेपोलियनिक कोड लगा था। अच्छा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अटेंशन यहीं पे होना चाहिए। नेपोलियनिक कोड हर बार पूछा जाता है, मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, तुम्हारा इस बार भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान से सुनना। नेपोलियन क्या इंट्रोड्यूस कर देता है? नेपोलियनिक कोड। नेपोलियनिक कोड में वो क्या बोलता है? बोलता है पहला, अब देखना क्या क्या है, तुमसे ये पूछेगा कि नेपोलियनिक कोड में क्या क्या रखा गया था, समझ में आया? तो सुनो क्या क्या हुआ था नेपोलियनिक कोड में। पहला, ये एबोलिश कर देता है प्रिविलेज बाय बर्थ, मतलब कि आपको जन्म से कोई अधिकार दिया गया है ना, आपको जन्म के बेसिस पे कोई अधिकार दिया जा रहा है तो वो हटाया जा रहा है। पहला बात, तो जो भी आपको प्रिविलेज मिल रहे हैं, जो भी आपको सुख सुविधाएं मिल रही हैं जन्म के बेसिस पे, कि अगर आप राजपूत में जन्म ले लिए तो आप बहुत महान है ना, और आप किसी छोटे जात में जन्म ले लिए तो खराब है, तो जो प्रिविलेज मिलते हैं जन्म के बेसिस पे, इनके यहाँ जन्म के बेसिस पे, जैसे नोबिलिटी में जन्म लिए हो तो टैक्स नहीं दोगे, क्लर्गी में जन्म लिए हो टैक्स नहीं दोगे, थर्ड क्लास में जन्म हो गया तुम्हारा, टैक्स देना पड़ेगा तुमको, तो ये सब चीजें ये पहले हटाता है, ठीक है। उसके बाद से क्या बोलता है? बोलता है कि सब लोग बराबर है किसके सामने? लॉ के सामने। लॉ सबके लिए एक है, चाहे वो तुम बड़े हो चाहे छोटे हो। उसके अलावा नेपोलियन एक और बड़ा काम करता है, कारण क्या है? नेपोलियन बहुत ज्यादा बुद्धिमान इंसान था, तो वो चीजों को बड़ा ही अच्छे तरीके से देखता था, तो नेपोलियन चाहता था तो देश को बहुत सुंदर बना सकता था, लेकिन दिक्कत यह है कि लालच बाबू भैया सब चीज बर्बाद कर देता है, लालच। समझ में आ रहा है बात? तो नेपोलियन क्या करता है? एडमिनिस्ट्रेशन को भी सिंप्लीफाई कर देता है, फ्यूडल सिस्टम को हटा देता है, और क्या करता है? ट्रांसपोर्ट सुधार देता है, और क्या करता है? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी करता है, बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म करता है। याद रहेगा नेपोलियनिक कोड में क्या क्या किया गया है? याद करो। पहला, प्रिविलेज बाय बर्थ हटाता है, प्रिविलेज बाय बर्थ हटा के फ्यूडल सिस्टम हटाता है, उसके बाद से ट्रांसपोर्ट ठीक कर देता है, एडमिनिस्ट्रेशन सिंप्लीफाई कर देता है, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करता है। तो इस तरीके से 5 पॉइंट हो गए, है ना। तुम इसको बढ़ा के लिखोगे, हम शॉर्ट में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि तुमको शॉर्ट नोट्स मिल जाए, लेकिन मेरा मेन एम क्या है? तुमको इतने सारे पॉइंट लिखवाने का कि तुम वहां पे जाके लिख पाओ, 4-5 पॉइंट बोले लिखने के लिए नेपोलियनिक कोड में, तो तुम लिख पाओ, और इन्हीं दोनों लाइन में से तुमको 5 मिल जाएगा। देखो ना, देखो, एबोलिश प्रिविलेज बाय बर्थ पहला, उसके बाद से ऐसे इसको बढ़ा दोगे, इसको जो हम समझा रहे हैं उसको लिखोगे तो बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या करता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ लगा देता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सिंप्लीफाई कर दिया, फ्यूडल सिस्टम हटा दिया, इंप्रूव कर दिया ट्रांसपोर्ट, और सपोर्ट किया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को, इकोनॉमिक रिफॉर्म को सपोर्ट किया है, मतलब टैक्स घटा देता है लोगों के लिए। इकोनॉमिक सपोर्ट, इकोनॉमिक चीजों को रिफॉर्म करने का मतलब क्या है? कि लोगों के लिए टैक्स घटा दिया। जैसे ही ये टैक्स घटाता है, बिजनेसमैन खुश, फ्यूडल सिस्टम हटाता है, कॉमन आदमी खुश, ट्रांसपोर्ट हटाता है, कॉमन आदमी खुश, मतलब पूरे देश को ये अपनी तरफ कर लिया है। ऐसे ऐसे नियम लगाया है नेपोलियनिक कोड में, जिसकी वजह से लोग इसका बात मानने के लिए तैयार हैं, और सब लोग इसके लिए अच्छा सोचते हैं। दिक्कत यह है कि फिर नेपोलियन अपना रंग दिखाना शुरू करता है। गिरगिट कभी तो अपना रंग दिखाएगा। तो नेपोलियन क्या करता है? अब बोलता है कि नहीं, फ्रेंच आर्मी को वेलकम करना है। पहला बात तो, सबसे पहला बात, फ्रेंच आर्मी वेलकम करना है, फ्रेंच आर्मी को बढ़ाना भी है, कारण हमको पूरा दुनिया पे क्या करना है? राज करना है, पूरे यूरोप पे हमको राज करना है। और इसके लिए वो क्या करता है? सबसे पहले हैवी टैक्सेस लगा देता है, लोगों पे हैवी टैक्स लगाता है। कारण हैवी टैक्स लगाने का बताता है। कारण ये है कि हमको क्या चाहिए? अगर पूरे दुनिया पे हमला करना है तो हमला करने के लिए क्या चाहिए? आर्मी चाहिए, और आर्मी रखोगे तो उसके लिए खाना, उसके लिए कवच, कपड़ा, खर्च, सब चीजें लगता है, घोड़े लगते हैं, बंदूक लगता है, बारूद लगता है, सब चीज लगता है। तो ये सारी चीजें जो है कहां से आएंगी? पैसे से। और पैसे कहां से आता है? लोगों से। लोग कैसे पैसा देंगे? टैक्स लगा के। इसीलिए सबसे पहले क्या कर देता है? टैक्स बढ़ा देता है। क्या दिमाग में जा रहा है? समझ में आ रहा है? क्या होता है? टैक्स लगा देता है सबसे ज्यादा। टैक्स क्यों लगाता है? क्यों? अब दूसरा बात, आर्मी में लोगों को लाना है, लोग आना नहीं चाहेंगे आर्मी में, तो जबरदस्ती लोगों को आर्मी में भर्ती कराने लगता है। दूसरा क्या करता है? जबरदस्ती लोगों को आर्मी में भर्ती कराने लगता है। और तीसरा, ये चाहता नहीं है कि इसके बारे में गलत चीजें फैले, क्योंकि इसका इमेज बहुत बेहतरीन बन के रखा हुआ है मार्केट में। तो उसके लिए क्या करता है? सेंसरशिप लगवा देता है कि आप मेरे बारे में कुछ भी लिख नहीं सकते हैं, आप मेरे बारे में बिना सोचे समझे कुछ भी बोल नहीं सकते। जो भी लिखना है, जो भी बोलना है, पहले हमसे दिखाया जाएगा, हम अप्रूव करेंगे, तब आप मेरे बारे में बोल सकते, वरना नहीं बोल सकते। क्या यहां तक पूरा इमेज क्लियर है? क्या क्या होता है समझ में आया? ये लोग आजाद हुआ, अपने हिसाब से काम कर रहा था, नेपोलियन घुसा, नेपोलियनिक कोड लगा दिया, सब लोग इसको पसंद करने लगा। और पसंद करने लगा तो ये अपने हिसाब से सब नियम लगा के पूरे यूरोप का राजा बनना चाहता है। और उसके लिए जो भी चीजें हैं, जैसे टैक्स लगा देना, नए आर्मी को जबरदस्ती भर्ती करवाना, और उसके बाद से सेंसरशिप लगवा देना, ताकि मेरा बुराई लोगों में ना पहुंचे, लोग हमको अच्छा समझते हैं तो अच्छा ही समझे, इमेज मेरा बरकरार रहे, ये सब काम वो करवा देता है। पिक्चर में ध्यान से देखो, यहाँ पे तुम देखोगे कि इधर मोनार्की भटक रहा है, बीच में ये जो तुम देख रहे हो खंभा लगाते हुए, ये जो तुम बीच में देख रहे हो खंभा लेके खड़े हुए सारे लोग हैं, ये इसलिए खड़े हैं, ये दिखा रहा है कि जो नेपोलियन है वो जाके लिबर्टी का पेड़ लगा रहा है लोगों के पास में।
दूसरे देशों में जाकर क्या कर रहा है, आजादी का वृक्ष लगाया जा रहा है ये, और बाकी सब लोगों को मोनार्की वनार्की वहां से हटा दिया गया है, और नेपोलियन अपना वृक्ष लगा रहा है, किसका, लिबर्टी का वृक्ष लगा रहा है। मतलब ये जो है ना एक सरकास्टिक इमेज है, जिसमें सरकाजम किया जा रहा है कि नेपोलियन इतना अच्छा है कि सब जगह वृक्ष लगा रहा है, वो भी किसका, आजादी का वृक्ष लगा रहा है। समझ रहे हो, तो ये बात है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से देखो, तुम फ्रांस पढ़ लिए हो, तुम क्या पढ़ लिए, फ्रांस, ठीक है। फ्रांस पढ़ने के बाद से क्या पढ़ना था हम लोग को, यूरोप। असली में यूरोप के लिए ही ये वाला चैप्टर चालू किया गया है, बात समझ में आ रहा है, असली में किसके लिए चालू किया गया है, यूरोप के लिए। तो अब हम बात करते हैं कि यूरोप में नेशनलिज्म कैसे आएगा। दिक्कत है, कुछ दिक्कतें हैं। सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि आखिर यूरोप में नेशनलिज्म लाया कैसे जा सकता है, ठीक। तो यूरोप में नेशनलिज्म लाने के लिए हम करेंगे क्या, देखो सबसे पहले यूरोप का कंडीशन समझते हैं ना, कि यूरोप में चल क्या रहा है अभी तक। यूरोप में चल रहा है, पहला बात कि जो यूरोप है 18th सेंचुरी से शुरू करते हैं यूरोप को, ठीक है। तो मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में हमको सबसे पहले समझना होगा कि यूरोप का कंडीशन चल कैसा रहा है, तब आजादी के बारे में बात करेंगे ना, कि कैसे आजादी होगा, पहले कंडीशन कैसा चल रहा है। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे 18th सेंचुरी में तुम देखोगे तो यहाँ पे किसी भी तरीके का मॉडर्न, जैसे अभी नेशन स्टेट देखते हो ना, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है। यूरोप में बात करते हैं, जर्मनी है, उसके बाद से इटली है, उसके बाद से फ्रांस है, हैब्सबर्ग एम्पायर है, ऑस्ट्रेलिया है, हंगेरिया है, और भी बहुत सारे देश हैं उसमें, है ना। फ्रांस भी है वहीं पे, इंग्लैंड भी है वहीं पे, समझ रहे हो, मतलब कितने सारे देश हैं अभी यूरोप में। लेकिन तब ये सारे स्टेट नेशन स्टेट नहीं हुआ करता था। तो क्या होता था सर, कैसे होता था, उस समय कोई भी मॉडर्न नेशन स्टेट टाइप का कुछ तुमको वहां पे नहीं दिखेगा। अच्छा, मॉडर्न स्टेट टाइप का नहीं दिखेगा, जर्मनी और इटली नाम का कोई भी देश उस समय नहीं हुआ करता था, इस नाम का कोई भी देश यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो कहां सर था, इसका किसी और देश में था। जैसे कि देखो जर्मनी का कुछ पार्ट, जैसे कि जर्मनी तुम देख रहे हो, जो जर्मनी का कुछ पार्ट जो है, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ये सब दूसरे लोगों में डिवाइडेड थे। मतलब कहीं और का राजा इस पे राज कर रहा है, किसी और जैसे कि जर्मनी का कुछ पार्ट है पर्सिया में, है ना। उसके बाद से इटली जो है ये ऑटोमन एम्पायर के मान लो अंदर में आ रहा है, स्विट्जरलैंड जो है वो किसी और के अंदर में आ रहा है। मतलब इसका अपना कोई भी वजूद नहीं है, ये देश नहीं हुआ करते थे उस समय। समझ में आया, ये किसी ना किसी एम्पायर के पार्ट थे, समझ में आया। उसके बाद से ऐसे समझो कि ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप जो है, यहाँ पे ऑटोक्रेसी मोनार्की था, ऑटोक्रेटिक मोनार्की था। कहां पे, ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में मोनार्की रहा करता था, ऑटोक्रेटिक मोनार्की रहा करता था। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, एक ही देश में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग कैसे हो सकते हैं, थोड़ा सा मुश्किल लगता है सुन के। जैसे इंडिया को देखोगे तो तुमको लगेगा कि हो सकते हैं, लेकिन तब समय में सोचना कि एक देश में अलग अलग लोग रहेंगे, ये असंभव था। समझ में आ रहा है, इसीलिए तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का बांध के रखा है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन हटा दोगे तो अभी देश टूट जाएगा, बात समझ में आ रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ही एक ऐसा चीज है जो इंडिया को इंडिया बनाता है, देश बनाता है, वरना देश बनता नहीं है, टूट जाता। तो अब क्या है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि कैसे लोग भाषा अलग अलग बोलते थे। तो हैब्सबर्ग एम्पायर का बात कर लो। हैब्सबर्ग एम्पायर मतलब ऑस्ट्रिया हंगेरिया जो तुम आज देखते हो तब हैब्सबर्ग एम्पायर था। आज जो तुम ऑस्ट्रिया हंगेरिया देखते हो वो तब क्या था, हैब्सबर्ग एम्पायर था। इस समय रीजन का बात करते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और टाइलर में जो लोग रहते थे जर्मन बोलते थे, वही लंबार्डे और बेनेंटिया में जो लोग रहते थे वो लोग इटालियन बोलते थे। तो प्रॉब्लम क्या है कि अलग अलग रीजन में रहने वाले लोग अलग अलग भाषा बोल रहे। यही नहीं, और सुनिए, और ये है कि उन लोगों का भाषा अलग नहीं था, इथनिक ग्रुप अलग अलग है। इथनिक ग्रुप मतलब गोरा काला, लंबा छोटा, मोटा नाटा, ऐसा है ना, इथनिक ग्रुप। जैसे इंडिया में इथनिक ग्रुप देखोगे तो बहुत सारे इथनिक ग्रुप मिल जाएंगे। साउथ में जाओगे तो सब तुमको थोड़े काले रंग के मिलेंगे। हमारे यहाँ आओगे तो नॉर्मल, कोई काला भी मिल गया, कोई गोरा भी मिल गया। कश्मीर में चले जाओ सब गोरे मिलेंगे, लगेगा अंग्रेज है। तो उसी तरीके से हमारे यहाँ इथनिक ग्रुप जितना अलग अलग है, वैसे ही उनके पास भी इथनिक ग्रुप अलग अलग था। हंगेरियंस हो गया, पॉलिश हो गया, स्लोवेक हो गया, इस तरीके के इतने ग्रुप तुमको वहां पे मिल जाएंगे। अच्छा, ये 3 इतने ग्रुप लिखा हुआ है, और भी इतने ग्रुप आपको हो सकते हैं। अच्छा, पूरा कहानी से मेरा समझाने का क्या मतलब है, पूरा कहानी से मेरा समझाने का मतलब ये है कि आप जो देख रहे हैं वहां पे भाषा अलग है। एक तो बहुत ज्यादा भाषा बोला जा रहा है एक ही एम्पायर के अंदर। यही मान लो एक एम्पायर है ए, इसको क्या बोल रहे हैं, एम्पायर ए। तो ए एम्पायर में कई तरीके की भाषा बोलने वाले लोग हैं और कई तरीके रंग या रूप वाले लोग हैं। समझ में आ रहा है, उनका कल्चर अलग अलग है, उनका इथनिक ग्रुप अलग अलग है, उनका ट्रेडिशन अलग अलग है। मतलब किसी भी तरीके से देख के नहीं लगेगा तुमको कि तुम एक ही देश में हो। बात समझ में आ रहा है। तो अब दिक्कत क्या है कि इनको एक करना फिर देश बनाना बहुत मुश्किल बात है। अब ये कैसे डिसाइड करते थे कि हम देश है, डिसीजन करने का तरीका ये है कि अगर तुम एक राजा के अंदर सारे लोग आ रहे हो तो तुम एक देश में हो, और इसी रीजन में से कुछ रीजन अगर कोई दूसरा राजा ले लेता है, बी राजा मान लो इसका ये टेरिटरी है,
घुस के ए का टेरिटरी ले लेता है कुछ। तो होता यह है कि अब तुम बी राजा के टेरिटरी में हो, मतलब तुम बी देश में चले गए हो, समझ में आया। फिर ए वापस छीन लेता है तो तुम ए देश में आ गए, फिर तुम बी देश में चले जाओगे, फिर तुम ए देश में। प्रॉब्लम यह है कि जो राजा के तुमको जीत लेता है, तुम्हारा एरिया जो राजा जीत लेता है, जिस राजा के तुम अंडर में आ रहे हो, तुम उसका देश हो, उसके देश के नागरिक हो। बात समझ में आ रहा है। दिक्कत यह है कि इनके पास कोई पता ही नहीं है कि किस देश में हम रहते हैं, देश बदलता रहता था इनका। जो राजा तुमको जीत लिया उस देश के हो गए तुम, ये दिक्कत है। तो अब क्या है, जो पीपल थे वो उनके पास कोई भी शेयर कल्चर नहीं था। क्या नहीं था? ना शेयर इनके पास कल्चर था, ना पॉलिटिकल यूनिटी था। समझ में आ रहा है। जिस एम्पायर के अंदर में जाते थे उस एम्पायर जैसा हो जाते थे। समय बीतता गया और इनको समझ में आ गया कि अगर हमको देश बनाना है तो हमको सबसे पहले अपना कल्चर देखना होगा, लैंग्वेज देखना होगा, ट्रेडिशन और यूनिटी अगर चाहिए हमको तो ट्रेडिशन, लैंग्वेज, इथनिक ग्रुप, लैंग्वेज, ये सब चीजें देखनी होगी। यही लोग मिलकर एक देश बना सकते हैं, एक जैसे लोग मिलकर एक देश बना सकते हैं। वरना एक देश एक जैसे नहीं रहेंगे तो आपस में ही मारामारी करते रहेंगे। तो एक जैसे लोग ही मिलेंगे तभी एक देश बन सकता है। इसीलिए लोग क्या करते हैं, एक जैसे देश के लिए शुरुआत कर देते हैं कि कैसे बनाया जाए एक देश। समझ में आया। तो पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे बीतते जाता है वो लोग सीख करना शुरू कर देते हैं उनका शेयर कल्चर, लैंग्वेज और हिस्ट्री क्या रहा है, उसके बेसिस पे ये लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, देश बनाने का कोशिश करना शुरू कर देते हैं। तो अब अगर ये देश बनाने का कोशिश करेंगे तो तुमको भी पता है, हमको भी पता है कि रेवोल्यूशन होगा। वो राजा से बगावत करेंगे कि हम तुम्हारे अंदर में नहीं रहेंगे, मेरा देश अलग होना चाहिए क्योंकि हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं। समझ में आ रहा है बात। तो हम तुम्हारे जैसे नहीं है तो तुम्हारे देश में भी नहीं रहेंगे। ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि हम थोड़ा सा और एक सिचुएशन समझते हैं कि किस टाइप के लोग यहाँ पे रहते थे। अगर पूरे यूरोप का बात करते हैं तो दो टाइप का लोग रहता था। एक रहता था लैंडेड ऑटोक्रेसी और दूसरा रहता था पीजेंट। एक तो लैंडेड ऑटोक्रेसी है, दूसरा क्या है, पीजेंट्री है। तो लैंडेड ऑटोक्रेसी और पीजेंट्री रहेगा पहले से। बाद में क्या होगा, एक मिडिल क्लास भी बन जाएगा। देखो, एक तो लैंडेड ऑटोक्रेसी बहुत ज्यादा अमीर है। लैंडेड ऑटोक्रेसी क्या है, बहुत ज्यादा अमीर है। और जो पीजेंट है ये बहुत ज्यादा गरीब है। तो एक बहुत अमीर है, एक बहुत गरीब है। तो गरीब और अमीर के बीच का मतलब रीजन जो है वो गायब है, मतलब मिडिल क्लास नहीं है। तो मिडिल क्लास नहीं है, या तो कोई खूब गरीब हो सकता है, मतलब खूब गरीब हो सकता है, या खूब अमीर हो सकता है। लैंडेड ऑटोक्रेसी वाले बहुत अमीर है, पीजेंट्री वाले बहुत गरीब है। बीच का कोई है जो ना अमीर हो ना गरीब हो, जिसका जीवन अच्छे से चल रहा हो लेकिन पैसा का भी कमी नहीं पड़ रहा हो, और इतना पैसा भी नहीं है कि तुम ताज होटल खरीद लो, इतना भी पैसा नहीं है। इतना पैसा भी नहीं है कि तुम जब चाहो तब बाइक खरीद लो, गाड़ी खरीद लो। ऐसा लोग हैं तो वो है, वो बाद में आएंगे। तो पहले हम लोग दो ग्रुप पढ़ते हैं। पहला लैंडेड ऑटोक्रेसी। लैंडेड ऑटोक्रेसी का क्या मतलब है, ये लोग पूरे यूरोप को डोमिनेट करते थे। अब पूरे यूरोप को डोमिनेट करने का क्या मतलब है, ये दोनों तरीके से डोमिनेट करते थे। एक तो सोशली डोमिनेट करते थे, पॉलिटिकली भी डोमिनेट करते थे। मतलब समझो तो लोगों को यही चलाते थे, यूरोप को लगभग लगभग यही चला रहे हैं। कैसे चलाते थे सर, इनके पास लार्ज स्टेट सुबह करते थे। लार्ज स्टेट का क्या मतलब है, इनके पास बहुत जमीन था, अथाह अंधाधुन। समझ में आ रहा है, बहुत जमीन था। और जमीन के अलावा टाउन हाउसेस भी हुआ करते थे, इनके पास घर परिवार बहुत बड़ा हुआ करता था। ठीक है। उसके बाद से अगर मान लो कहीं भी हाई सोसाइटी में ये लोग जाते थे, कहीं बड़े जगह पे जाते थे, बड़े पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं या डिप्लोमेसी का बात वगैरह कर रहे हैं, तो ये हमेशा फ्रेंच बोलते थे। क्या बोलते थे, फ्रेंच बोलते थे। तो किसी भी ये हाई सोसाइटी में या डिप्लोमेसी में घुसते हैं तो कौन सा भाषा बोलना शुरू करते हैं, फ्रेंच। फ्रेंच क्यों बोलते थे, अपने आप को प्रेस्टीज दिखाने के लिए, अपना बड़ा दिखाने के लिए। हम लोग इतना नीच है कि हम लोग अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए हिंदी नहीं बोलते, इंग्लिश बोलने लगते हैं। बात समझ रहे हो। लेकिन ये लोग इंग्लिश नहीं बोलते थे, फ्रेंच बोलते थे अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए। जो अपना भाषा है वो बोलते थे। समझ में आ रहा है। उसके अलावा ये लोग कनेक्टेड भी थे सर, हाँ थे। ये लोग आपस में ही मैरिज करते थे, मतलब मैरिज के थ्रू कनेक्टेड थे। मतलब कि ऑटोक्रेसी के लोग ऑटोक्रेसी में ही मैरिज करेंगे। अब तुम सोच के देखो यार, क्या कोई ऑटोक्रेसी का आदमी पीजेंट्री वाला आदमी से अपने लड़की का शादी करेगा, कभी नहीं करेगा। या लड़का कभी करेगा, नहीं करेगा यार। दिक्कत क्या है कि गरीब, बहुत ज्यादा गरीब है पीजेंट्री वाले, और ये बहुत ज्यादा अमीर है, तो गरीब अमीर का कहीं शादी नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात है। उसके अलावा चीज है कि ये लोग हैं बहुत ज्यादा डोमिनेटेड, बहुत ज्यादा अमीर, लेकिन हैं बहुत कम। क्या है, बहुत कम है। बहुत कम का क्या मतलब है, कुछ ही नंबर्स में है, मतलब छोटे छोटे हैं, बहुत कम है। ठीक ठीक, समझ में आया। ठीक है। पीजेंट्री क्या होता है, पीजेंट्री का मतलब है, पीजेंट्री का क्या मतलब है, पीजेंट्री का मतलब है कि खेती करने वाले लोग हैं। कौन है, खेती करने वाले लोग हैं। मतलब इनका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा था। इनका पॉपुलेशन क्या था, बहुत ज्यादा था। बहुत ज्यादा लोग पीजेंट्री में रहते थे। गरीब हमेशा ज्यादा होता है, अमीर बहुत कम होता है। कारण कई बार गरीब उतना मेहनत भी नहीं करना चाहता था, लेकिन इनके यहाँ रीजन अलग है ना, हमारे यहाँ अलग होता है। अभी रीजन अलग है। 100 साल 200 साल पीछे चले जाओगे तो बहुत अलग था चीज।
ठीक है। उसके अलावा तुम ऐसे समझो कि वेस्टर्न यूरोप जो है, वेस्टर्न यूरोप, वहां पे जो भी पीजेंट रहते हैं वो या तो टीनेंट्स होंगे। टीनेंट मतलब समझते हो? टीनेंट का मतलब होता है कि वो बटैया पे खेत चलाते थे। बटैया मतलब मान लो खेत किसी और का है, ये लेके बोएगा और बाद में जब उगेगा तो ऑनर को आधा दे देगा, खुद आधा रख लेगा। समझ में आया? या जितना भी बात हुआ होगा कि 60-40 का बात हुआ है या 70-30 का बात हुआ है, जो भी बात होगा उसको बोलते हैं टीनेंट। टीनेंट मतलब बटैया पे, मतलब उधारी पे खेत लिए, उसको बोए, बोने पर जो फसल होगा उसको दे देंगे, या फिर पैसा भी दे सकते हैं बदले में, ठीक। और या तो स्मॉल ओनर्स हुआ करते थे, मतलब ऐसे हैं कि जिनके पास खेत नहीं है तो खेत मांग के काम करते हैं उस पे, या तो खेत भी है तो बहुत छोटा खेत है, खेत भी है तो बहुत छोटा खेत है, मतलब स्मॉल ओनर है या टीनेंट है। कहां पे? रट कर रखोगे वेस्टर्न यूरोप में। वेस्टर्न मतलब यूरोप के वेस्ट वाले साइड में जो लोग हैं वो लोग छोटे किसान हैं, या तो टीनेंट्स है, टीनेंट या स्मॉल ओनर्स है। लेकिन दिक्कत तो ये है कि सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप का हाल बहुत खराब है। वहां पे किसी के पास खेत ही नहीं है, सब लोग क्या है? सर्फ है। सर्फ मतलब होता है क्या होता है? गुलाम होता है। क्या होता है? गुलाम। तो इधर गुलामी करवाया जाता है, खेती पे क्या किया जाता है? गुलामी। तो ऑटोक्रेसी वाले जो लोग थे ना, ये गुलामी करवाते थे लोगों को, पकड़ के उनसे खेती करवाते थे। गुलामी मतलब पैसा वैसा नहीं देगा तुमको, सिर्फ खाना देगा। खाना भी अपने मर्जी से देगा, जितना देगा उतना खाना है, बकवास करोगे मार खाओगे। समझ में आ रहा बात? ठीक है। तो पीजेंट्री में दो टाइप के लोग हैं, एक वेस्टर्न यूरोप, एक ईस्टर्न या सेंट्रल यूरोप। तो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में सिर्फ गुलाम है, और वेस्टर्न यूरोप में कौन है? टीनेंट्स है या स्मॉल ओनर है? टीनेंट या स्मॉल ओनर है। काम समझ में आ रहा है? मतलब हिसाब समझ में आ रहा है? ठीक है। दो ग्रुप तो तुम पढ़ लिए। उसके बाद से क्या हो जाता है? यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू हो जाता है। यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू हो जाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या मतलब है कि इंडस्ट्रीज बनना शुरू हो जाती है, बहुत ज्यादा इंडस्ट्री बनता है। तो इस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन जो शुरू होता है ये इंग्लैंड में शुरू हुआ था, ठीक है। 18th सेंचुरी का अगर हम बात करते हैं, 18th सेंचुरी का, तो इसमें फ्रांस और जर्मनी पूरा फैल चुका था इंडस्ट्री से। समझ में आ रहा है? इसी में जब ये फैल चुका था तो इसी समय एक वर्किंग क्लास बनता है। क्या बनता है? एक ऐसा पॉपुलेशन होता है जो ना खेत में काम नहीं करता है, वो कहां आके काम करता है? इंडस्ट्री या फैक्ट्री में काम करता है। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? जो फैक्ट्री में काम कर रहा है, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन। समझ रहे हो बात? देखो, इनके पास खेत था, पहला दो ग्रुप के पास खेत था, इनके पास बहुत ज्यादा खेत था, इनके पास खेत नहीं था तो खेती करते थे उनके लेके, या फिर उनका गुलाम बनके। बात समझ में आया? लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ ये है कि खेत में काम नहीं कर रहे हैं ये लोग कहाँ काम कर रहे हैं? इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और इंडस्ट्री का क्या मतलब है कि अब ये जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं लोग, उनको हम बोलेंगे वर्किंग क्लास पॉपुलेशन। यही मिडिल क्लास है। यही कौन है? मिडिल क्लास लोग हैं। इन्हीं लोगों को क्या बोलते जाता है? मिडिल क्लास लोग। और मिडिल क्लास लोग जो हैं, इनमें से अब मिडिल क्लास में कौन कौन आता है? सर अगर पूछ दिया जाता है तुमसे कि मिडिल क्लास कौन कौन मिलकर बनाता था, तो याद रखोगे, पहला इंडस्ट्रियलिस्ट लोग आते थे इसी में, बिजनेसमैन इसी में आएगा, और तीसरा प्रोफेशनल लोग इसी में आ रहे हैं। नहीं समझे तुम? प्रोफेशनल मतलब कि कोई पैकिंग संभाल रहा है, कोई मैनेज कर रहा है, कोई कैशियर है, ये सब चीजें जो संभाल रहा है उसको प्रोफेशनल बोल देंगे। मतलब ऑफिसर्स जो है वो हो गए। इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन मतलब कि देखो, जो खेती नहीं कर रहा है उसको मिडिल क्लास मान रहे हैं, जो खेती नहीं कर रहा है उसको क्या मान रहे हैं? मिडिल क्लास। तो इंडस्ट्रियलिस्ट हो गया, बिजनेसमैन हो गया, और प्रोफेशनल्स हो गए, ये सारे कौन है? मिडिल क्लास हो गए। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ से कोई दिक्कत नहीं रह जाता है। लास्ट यहाँ पे आ जाता है हमारा कि मिडिल क्लास जो आता है, ये लोग सब पढ़े लिखे लोग थे। मिडिल क्लास सारे के सारे मिडिल क्लास लोग कैसे थे? पढ़े लिखे लोग। अब पढ़े लिखे लोगों का दिमाग अच्छा चलता है, तो फिर इनके दिमाग में ये बात खटकता है कि आखिर जो ये ऑटोक्रेसी वाले हैं, अरिस्टोक्रेसी वाले, ये जो है अरिस्टोक्रेसी वाले, इनको इतना इज्जत क्यों दिया जा रहा है? हम किसी को भी इज्जत नहीं देंगे उसके जन्म के बेसिस पे। अगर तुम्हारा जन्म तुम ऑटोक्रेसी के घर में, अरिस्टोक्रेसी के घर में तुम्हारा जन्म हुआ है, तो उस बेसिस में हमको तुमको जन्म के बेसिस पे तुमको हम अधिकार नहीं देंगे। तो जो प्रिविलेजेस दिए जाते थे, जो तुमको सुख चैन दिया जा रहा है, शांति दिया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है, जो छूट दिया जा रहा है तुमको बर्थ के बेसिस पे, वो बेसिस हम हटाते हैं। हम तुमको बर्थ के बेसिस पे, जन्म के बेसिस पे, मतलब बर्थ के बेसिस पे तुमको किसी भी तरीके का प्रिविलेज देने से इनकार करते हैं। तो ये लोग सबसे पहले बोलने लगते हैं कि जो लिबरल मिडिल क्लास के लोग हैं, ये लोग बोलते हैं कि देखो, सबसे पहला बात, हम लोग नेशनल यूनिटी चाहते हैं। हम लोग क्या चाहते हैं? नेशनल यूनिटी, देश बने। हम चाहते हैं कि देश बने, लेकिन देश में हम नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी कि अरिस्टोक्रेसी का जो प्रिविलेज है बर्थ से, उसको रखा जाए, उसको एबोलिश करना ये चाहते थे। बात समझ में आ रहा है? तो अब हम समझ चुके हैं। क्या समझ चुके हैं? एक क्या है लैंडेड ऑटोक्रेसी, दूसरा क्या है लैंडेड ऑटोक्रेसी के बाद से देखो, एक है लैंडेड ऑटोक्रेसी, दूसरे लोग पीजेंट्री में जो काम कर रहे हैं, और तीसरा बाद में उभर के आता है एक और ग्रुप जिसका नाम होता है मिडिल क्लास। और ये जो मिडिल क्लास है, ये सबसे तेज और पढ़े लिखे लोगों का ग्रुप है। समझ में बात आ रहा है?
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं आगे। आगे क्या है? आगे है हमारे पास कि लिबरल नेशनलिस्ट क्या होता है। सुनो, लिबर का मतलब क्या होता है इस समय यहां पे तुमको समझना पड़ेगा कि अब हम समझेंगे सबसे पहले कि लिबरलिज्म क्या होता है। अब क्या समझेंगे हम लोग कि लिबरलिज्म क्या होता है, लिबरलिज्म क्या होता है। तो अभी तुम समझना ऐसा कि लिबरलिज्म जो टर्म है ये लीबर से आया है। कहां से आया है? लीबर से। तो लीबर कौन सा टर्म है? लैटिन शब्द है। लीबर कौन सा टर्म है? लैटिन टर्म है, लैटिन से आया है। लीबर का मतलब होता है फ्री। लीबर का क्या मतलब होता है? लीबर का मतलब होता है फ्री। समझ में आया? लीबर का मतलब हुआ फ्री। फ्री, लिबरलिज्म मतलब फ्री चाहिए, हमको फ्रीडम चाहिए। समझ में आ रहा है? इस समय जो मिडिल क्लास है, इस समय जो मिडिल क्लास है वो लिबरलिज्म चाहता था। तो सुनो, मिडिल क्लास के लिए, अच्छा हर लोगों के लिए लिबरलिज्म का मतलब अलग अलग होता है। लिबरलिज्म का मतलब हर लोगों के लिए अलग अलग होता है। लिबरलिज्म का मतलब मिडिल क्लास के लिए क्या होता है? लिबरलिज्म का मतलब उनके लिए होता है कि हमको लॉ के सामने बराबर इज्जत दीजिए, हमको लॉ के सामने बराबर इज्जत दीजिए। और दूसरा कि हमको फ्रीडम चाहिए, हम सबके सबके बराबर रहेंगे, पहला बात। दूसरा, हमको फ्रीडम चाहिए। अब फ्रीडम ये तो मिडिल क्लास चाहता था कि एक तो फ्रीडम दे दो। फ्रीडम क्यों चाहते थे ये लोग? ज्यादातर टाइम इनसे ये किया जाता था ना, परेशान किया जाता था इनको, तो ये तो फ्रीडम चाहते थे। दूसरा, हम लोग को इक्वालिटी दे दीजिए। इक्वालिटी मतलब लॉ सबके लिए बराबर करवा दीजिए, हम भी लॉ के सामने उतना ही बड़े हैं जितना आप लोग बड़े हैं। ठीक, तो ये चाहते थे। लिबरलिज्म का मतलब इनका ये होता था। समझ में आया? पॉलिटिकली क्या सोचते थे ये लोग? ये लोग पॉलिटिकली ये सोचते थे कि देखो, पॉलिटिकली लिबरलिज्म का क्या मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो होना चाहिए उसको इलेक्शन से चुना जाए। वो गवर्नमेंट होगा, हम गवर्नमेंट मानेंगे। किस गवर्नमेंट को गवर्नमेंट मानेंगे? जिसको इलेक्शन करवाया जाता है वो आए वो। उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, मतलब एक नियम है, उसी नियम को फॉलो किया जा रहा है। और पार्लियामेंट भी होना चाहिए। क्या मतलब? गवर्नमेंट को कंसेंट से चुना जाएगा, उसके पास गवर्नमेंट जो होगा उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन होगा और उसके पास पार्लियामेंट भी होना चाहिए। पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि गवर्नमेंट को क्या करना है क्या नहीं करना है। और ऑटोक्रेसी को, मतलब ऑटोक्रेसी समझ रहे हो? एक इंसान के राज को बोलते हैं ऑटोक्रेसी। एक इंसान के राज को क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेसी। तो ऑटोक्रेसी को और क्लर्गिकल प्रिविलेजेस को खत्म किया जाए, मतलब कि जो जन्म के बेसिस पे बड़े लोगों को, नोबिलिटी या क्लर्गी को जो इज्जत दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, उसको खत्म किया जाए और ऑटोक्रेसी को खत्म किया जाए। ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मोनार्की रहे, तो ये बोलते थे कि मोनार्की को खत्म कीजिए और हमको गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेटिव बना दीजिए। रिप्रेजेंटेटिव मतलब कि गवर्नमेंट खड़ा होगा, लोग उसको वोट देंगे, अगर वो वोट जीतता है तो गवर्नमेंट, नहीं जीता तो गवर्नमेंट हम उसको नहीं मानेंगे। यूनिवर्सल सफरेज चाहिए। यूनिवर्सल सफरेज का क्या मतलब है? सबको राइट टू वोट होना चाहिए। अच्छा, प्रॉब्लम है, तुमसे पूछेगा कि जो मिडिल क्लास यूनिवर्सल सफरेज मांग रहा था, मतलब राइट टू वोट मांग रहा है। अच्छा, यूनिवर्सल सफरेज का क्या मतलब होता है? राइट टू वोट। यूनिवर्सल सफरेज का तुमसे पूछ सकता है कि यूनिवर्सल सफरेज ये लोग जो मांग रहे थे उसमें क्या वुमेन्स को वोट देने के लिए ये बोले थे? नहीं, ये लोग क्या बोल रहे थे कि वोट तो देने का अधिकार दीजिए, लेकिन सिर्फ उन लोगों को जो 21 साल से ऊपर के हैं। सबसे पहले क्या है? जो 21 साल से ऊपर के हैं और जिनके पास प्रॉपर्टी है। ऐसे मर्द जो 21 साल से ऊपर के हैं और जिनके पास क्या है? प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी भी होना चाहिए, एक एज लिमिट भी होना चाहिए, तब आप वोट दे सकते हैं। समझ में आया? अब बात करते हैं इकोनॉमिक लिबरलिज्म का। इकोनॉमिक लिबरलिज्म का क्या मतलब है? इकोनॉमिक लिबरलिज्म मतलब देखो, तुम क्या समझ रहे हो, मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म का अलग मतलब होता है, पॉलिटिकली लिबरलिज्म का मतलब ये लोग अलग समझते हैं। इकोनॉमिक लिबरलिज्म का मतलब कि हमको इकोनॉमी में लिबरलिज्म चाहिए। जैसे कि क्या होना चाहिए? हमको मार्केट जो है, इकोनॉमिक लिबरलिज्म का क्या मतलब है? इकोनॉमिक लिबरलिज्म का मतलब है कि मार्केट जो होना चाहिए सपोर्ट फ्री होना चाहिए। मार्केट कैसा होना चाहिए? सपोर्ट फ्री होना चाहिए। मतलब यहां देखो, सपोर्ट फ्री मार्केट होना चाहिए, है ना? सपोर्टेड फ्री मार्केट होना चाहिए। सपोर्टेड फ्री मार्केट का क्या मतलब है कि टैक्स वगैरह थोड़ा कम लगना चाहिए। उसके बाद से जो भी टैरिफिक्स वगैरह है, जो भी प्रॉब्लम्स इसमें से है वो कम कर दिया जाए, जो भी टैक्सेस वगैरह है वो कम कर दिया जाए और रिस्ट्रिक्शंस कम कर दिया जाए, मतलब रिस्ट्रिक्शंस हटा दिया जाए। समझ में आया? तो जो भी गुड्स या कैपिटल्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगता है, टैरिफिक्स लगते हैं, जो भी परेशानी आती है, उन सब चीजों को हटा दीजिए, मार्केट को थोड़ा फ्री कीजिए, पहला बात। और दूसरा, और यहाँ पे जो मिडिल क्लास इमर्ज हो रहा है वो लिबरलिज्म को स्ट्रांगली सपोर्ट करता था। लिबरलिज्म को स्ट्रांगली सपोर्ट करता था। तो तुम समझ गए हो कि लिबरलिज्म क्या है। अब हमको समझना है कि ये जो बात बोला जा रहा है इकोनॉमिक लिबरलिज्म का, वो यहाँ पे लागू किया जाता है। तो किया जाता है, सुनो, ट्रेड बैरियर्स बहुत सारे हैं। क्या क्या ट्रेड बैरियर है? यहाँ पे जो लोग ट्रेड कर रहे थे तो उसमें दिक्कत क्या है कि नेपोलियन बोनापार्टे जो था ना, ये क्या किया था? 39 स्टेट्स बनाया था। क्या बनाया था? 39 स्टेट्स बनाया था नेपोलियन बोनापार्टे। तो नेपोलियन बोनापार्टे लगभग क्या कर देता है? नेपोलियन बोनापार्टे क्या कर देता है? 39 स्टेट बना देता है। अब ये जो स्टेट बना के ये तो चला गया, नेपोलियन बोनापार्टे जो है स्टेट बना के चला गया, लेकिन जो 39 स्टेट है उसके अपने अपने करेंसी हैं, अपने अपने वेट्स हैं और अपने अपने मेजर्स हैं। मतलब वो लोग नापता खुद है, जोखता खुद है और अपने हिसाब से करेंसी चलाता है। कोई मान लो हमारे यहाँ कुछ अलग रुपया चल रहा है,
पंजाब में जाओगे अलग रुपया चल रहा है, अलग नोट चल रहा है, करेंसी ही अलग है पूरा, है ना। फिर यूरोप जैसे कि फिर तुम चले जाओगे साउथ में तो अलग नोट चल रहा है, ऐसा होगा तो दिक्कत होगा। फिर खरीद बिक्री में तुम साउथ में जाओगे तो करेंसी एक्सचेंज करवाना पड़ जाएगा, तो दिक्कत होगा ना। तो जो बिजनेसमैन थे उनको बहुत दिक्कत होता था इस बात से, क्योंकि करेंसी अलग अलग है, तो अलग अलग करेंसी होने की वजह से दिक्कत होता था। क्यों? क्योंकि 39 स्टेट का अलग अलग करेंसी है। अब लोग जब बिजनेस करते थे तो एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करते थे ना, तो मान लो कोई सामान एक जगह खरीद लिया, मान लो तुम सामान खरीद लिया पॉइंट ए पर, सामान यहाँ खरीद लिए और यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हो ना, तो तुमको लगभग 11 के आसपास कस्टम ड्यूटीज पे करने पड़ते थे। तो लोग लगभग इनको जो बिजनेसमैन थे उनको कई बार 11 कस्टम ड्यूटी फेस करना पड़ता, और हर कस्टम ड्यूटी पे तुमको कितना देना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा लगभग 5%। हर कस्टम ड्यूटी पे कितना पे करना पड़ रहा है? 5%। तुम समझ रहे? 11 बार 5-5% पे करोगे तो कितना पैसा खर्च हो जाएगा, तुमको अंदाजा भी है? बहुत पैसा खर्च हो जाएगा। तो ये चीजें जो थी बिजनेस करने से लोगों को रोकती थी। ये जो मेजर करते थे इल्ले में मेजर करते थे, जैसे हम लोग इंच में मेजर करते हैं, हम लोग क्या मेजर करते हैं? इंच में। ये लोग मेजर करते थे इल्ले में। समझ में आ रहा है? तो ये लोगों के लिए बड़ा कंफ्यूजन का काम हो गया था। ट्रेड जो था ये कंफ्यूजन का काम था, कारण क्योंकि इसमें 11 कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ता है, सबके मेजर्स और सब चीजें अलग अलग है। समझ में आया बात? ठीक है। तो इसीलिए एक चीज बनाया गया, क्या नाम है? वोल्वरीन। अब याद रखना, वोल्वरीन नहीं बोलोगे इसको तुम लोग। समझ में आया? वोल्वरीन बिल्कुल नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ध्यान से नहीं याद रखोगे तो पूछता है, सवाल पूछता है बाबू यहाँ से, ठीक है? यहाँ से क्वेश्चन पूछता है वोल्वरीन से। कहां से क्वेश्चन पूछता है? वोल्वरीन। तो वोल्वरीन नहीं, वोल्वरीन। तो ये है वोल्वरीन। वोल्वरीन जो है 1834 में लगाया जाता है। कौन लगाता है इसको? पर्सिया। कौन लगाता है? प्रसिया। प्रसिया जो होता है सब चीजों को हटाता है। ये जो टेरिफिक्स है या सिंप्लीफाई करता है, इन सब जो टेरिफिक्स और चीजें हैं जो गड़बड़ हैं, उलझी हुई हैं सब चीजें, उनको ठीक करने के लिए आता है पर्सिया। बोलता है हम हैं हीरो, सब ठीक हो जाएगा। आप ठीक करने के लिए क्या करता है ये बेचारा? बोलता है कि जो हमारे पास 30 करेंसी है, करेंसी इनके पास कितना था? 30 तरीके का करेंसी चलता था। बोलता है सारा करेंसी हटाया जा रहा है, सिर्फ 2 करेंसी चलेंगी अब। तो करेंसी कितना कर दिया? 30 से घटा के 2। पूछेगा कि कौन आया था? तो पर्सिया आया था। सब चीजों को जो टेरिफिक्स थी, जो चीजें थी, उनको सिंप्लीफाई करने का काम करता है। दूसरा क्या करता है? करेंसी 30 से घटा के कितना कर दिया? 2। और कस्टम ड्यूटी तुमको पे नहीं करना पड़ेगा, कारण ये क्या करता है? ट्रेन बना देता है। तो ट्रेन बनाने से क्या फायदा हो जाता है? जो ट्रेन बिछते हैं इसके वजह से हो जाता है ये कि तुम अगर समुद्र के रास्ते जाओगे समय लगेगा, कस्टम ड्यूटी भी ज्यादा पे करना पड़ रहा था। अब क्या करा जाएगा? रेलवे बिछा दिया जाएगा। कस्टम ड्यूटी तुमको हर जगह पे भी नहीं करना पड़ेगा। जो रेलवे है, एक जगह भरोगे सामान, दूसरी जगह सीधा जाके उतर जाएगा, बीच में कहीं कस्टम ड्यूटी नहीं है। तो ये तुम्हारे लिए सिंपल हो जाता है। तो ये क्या करता है कि जो लोग हैं यूनिफाइड होते हैं। क्या होता है? सब लोग एक साथ बिजनेस कर सकते थे। अब अलग अलग लोग जो हैं, अलग अलग जगह के लोग जो हैं, एक साथ बिजनेस कर सकते हैं। और एक साथ बिजनेस करने से फायदा क्या है कि अब लोगों में नेशनलिज्म का फीलिंग आना शुरू हुआ। बिजनेस करने से बातचीत होगा, बातचीत होने से जान पहचान होगा, और ये जो जान पहचान है आगे चल के इनको क्या दे देगा? नेशनलिज्म का फीलिंग इनमें जगा देगा। समझ में आया? तो नेशनलिज्म वाला फीलिंग शुरू हो गया इनमें, ठीक है। फिर रेलवे जो है, रेलवे ये इंप्रूव कर देता है इनके मोबिलिटी को, मोबिलिटी और ट्रेड को बहुत ज्यादा बूस्ट कर देता है। कौन? रेलवे। रेलवे की वजह से इनका मोबिलिटी और अच्छा हो जाता है, और बाद में इनका जो नेशनलिज्म का फीलिंग है ये बढ़ जाता है लोगों में, है ना। बाकी नेशनलिस्ट और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट इनके बीच में जो है, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जो इनके बीच में है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो इस तरीके से बनाया जाता है वोल्वरीन। कौन बनाया जाता है? क्या बनाया जाता है? वोल्वरीन। तो वोल्वरीन के सारे टॉपिक्स आपको मतलब याद होने चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार, ठीक है। अब आ जाता है हमारे पास बेचारा नेपोलियन बोनापार्ट। तो कहानी यूरोप से उठ के कहां चला गया? फिर से फ्रांस में। कहां चला गया? फ्रांस में। फ्रांस में तुम जब कहानी छोड़ के कहां पे आए हो? याद करो। फ्रांस में तुम कहानी छोड़ के आए थे कि नेपोलियन बोनापार्ट सब चीज अपने हाथ में ले लिया है, और हाथ में लेने के बाद से वो आर्मी जमा करना शुरू कर दिया है, और आर्मी से पूरा यूरोप में मतलब बदहाली का हाल कर दिया है, सबको मार रहा है, पूछ रहा है। समझ रहे हो? तो इस तरीके से नेपोलियन बोनापार्ट हारता है। कहां पे? ये है बैटल ऑफ वाटरलू। कहां है? बैटल ऑफ वाटरलू। बेचारा हार गया है, देख रहे हो, आंखों फूट गया, बेचारा का खून खून हो गया है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके देखो आर्मी हार रहे हैं ना। तो अब हम चलेंगे, शुरू करते हैं क्या, यहां पे हम देखेंगे कि जो नेपोलियन बोनापार्ट है बेचारा बैटल ऑफ वाटरलू हारने के बाद से धीरे से अपने फ्रांस की ओर खिसकता है, ठीक है। इधर भागना शुरू कर देता है फ्रांस की तरफ, और फ्रांस की तरफ जो जा रहा है तो इसमें तुमको दिख रहा होगा कागज उड़ता हुआ, ये कागज है, ये कागज है। तुमको अपने बुक्स में और साफ दिखेगा, बुक्स में देखोगे तो और साफ दिखेगा। ये कागज देख रहे हो उड़ते हुए जा रहा है, और ये कागज पे क्या लिखा हुआ है? टेरिटरी का नाम लिखा हुआ है, एक एक टेरिटरीज का नाम लिखा हुआ है। कहने का क्या मतलब है कि जब ये अपने टेरिटरी मतलब जब ये अपने घर जा रहा है, जब ये अपने
घर जा रहा है, तब हो ये रहा है कि जो टेरिटरी जिसने जीता था वो धीरे धीरे लूज हो रहा है, मतलब इससे इसके हाथों से निकल रहे हैं। सारे जो टेरिटरीज ये जीता है ये इसके हाथों से क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो तुमको ये चीज समझना है कि इसमें क्या हो रहा है, राइनलैंड की तरफ जा रहा है, वहां से जा रहा है दूर कौन, नेपोलियन बोनापार्टे, और धीरे धीरे लूज करते जा रहा है अपने टेरिटरीज को जो इसने जीता था। एग्जाम में फिगर्स पूछते हैं, ध्यान से याद रखिएगा, ये फिगर पूछा जा चुका है, तो मे भी दोबारा पूछा जाए, क्योंकि जो चीजें पूछी जाती हैं वो दोबारा भी पूछी जाती हैं। इस सीबीएसई है ना, सीबीएसई का यही तो काम है, रिपीट करना, तो रिपीट तो करेगा, हो सकता है कि पूछ दे। ध्यान से याद रखना कि इसमें क्या दिखाया गया है कि नेपोलियन बोनापार्टे अपने घर की तरफ लौट रहा है और टेरिटरीज को लूज करते हुए जा रहा है, मतलब कि खोते हुए आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कहाँ पे कि नेपोलियन बोनापार्टे कैसे हारता है, कौन कौन हराते हैं, और उसके बाद क्या होता है फ्रांस का। तो फ्रांस में होता यह है कि जो नेपोलियन बोनापार्टे है 1815 में हार जाता है। कब हारता है सर, याद रखना, 1815 में हारता है। अब किस बैटल का क्या नाम था, बैटल ऑफ वाटरलू। क्या नाम था बैटल का, बैटल ऑफ वाटरलू। तो बैटल ऑफ वाटरलू में ये हारता है। उसके बाद से क्या होता है, जो लोग इसको हराते हैं वो लोग इतना डरे होते हैं मॉडर्न चीजों से, मॉडर्निज्म से इतना डरे होते हैं कि नेपोलियन बोनापार्टे क्या बोल दिया, मॉडर्न करते करते लोगों को हड़प लिया, समझ रहे हो। तो ये लोग डर जाते हैं कि मॉडर्न नहीं करना है हमको, हम लोग वैसे ही रहेंगे। तो कंजर्वेटिविज्म शुरू हो जाता है यहाँ पे। कंजर्वेटिज्म मतलब, कंजर्वेटिज्म एक सोच है। कंजर्वेटिज्म क्या है, एक सोच है। ये कैसा सोच है, कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि हम कुछ भी चेंज नहीं चाहते हैं। तो कंजर्वेटिज्म का क्या मतलब हुआ कि ऐसा सोच जिसमें आप कोई भी नया तरीके का चेंज नहीं चाहते, कोई भी नया चीज नहीं चाहते, उसको बोला जाता है कंजर्वेटिज्म। तो कंजर्वेटिज्म जो है, ये लोग सोचने लगे कंजर्वेटिज्म ही चलाएंगे। कंजर्वेटिज्म मतलब पहले जो भी हमारे पास चीजें थी उसको हम वैसे ही रखेंगे। जैसे हमारे पास पहले क्या था, पहले हमारे पास मोनार्की वाला राजा था फ्रांस में, है ना, याद है लुई 16। तो हम लुई 16 जैसा ही कुछ राजा बनाकर रखेंगे, मतलब मोनार्की बनाकर रखेंगे। उसके बाद से हमारे पास चर्च हुआ करता था, है ना, तो हम चर्च बनाएंगे। और उसके बाद से बोल रहा था कि देखो सोशल हायरार्की हुआ करता, नोबेलिटी, कलरगी और थर्ड क्लास हुआ करता था हमारे पास, तो हम लोग सोशल हायरार्की भी रखेंगे। क्या क्या रख रहे हैं, पहले हमारे पास जो भी चीजें थी लुई 16 के समय पे वही टाइप का सारा चीज हम बना देंगे। और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले क्या था, मोनार्की हुआ करता था, मतलब राजा हुआ करता था, तो हम राजा रखेंगे। और क्या हुआ करता था, राजा के बाद चर्च हुआ करता था। चर्च टैक्स लेता था, याद है, टीथ और टेल्स, क्लास 9th में। तो चर्च टैक्स लेता था, तो हम फिर चर्च बना देंगे। और क्या होता था सर, सोशल हायरार्की हुआ था, 3 क्लास हुआ करता था पहले, नोबेलिटी, कलरगी और थर्ड क्लास। तो उस तरीके का क्लास भी हम सोशल हायरार्की भी बना देंगे, सबसे ऊंचा उससे नीचे, उससे नीचे, सोशल हायरार्की बन गया। कंजर्वेटिव लोग जो थे ये लोग सपोर्ट करते थे कि कुछ चेंजेस होना चाहिए, जैसे मॉडर्न चेंजेस को सपोर्ट करते थे। जैसे कि कुछ चीजें वो बहुत बेहतरीन करके गया था। जैसे क्या था ना, नेपोलियन बोनापार्टे पहले आर्मी में लड़ता था। कहां लड़ता था, आर्मी में। तो जब वो आर्मी में लड़ रहा है तो उसको आर्मी का ज्ञान बहुत बेहतर है, इसीलिए वो जो आर्मी बना के गया था उसका आर्मी बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। तो ये कुछ क्या करते हैं, कुछ चीजें उसका मान लेते हैं, जैसा था वैसा ही छोड़ देते हैं। वो क्या करते हैं, बोलते हैं कि देखो वो आर्मी बहुत बेहतरीन बना के गया है आदमी, उसके आर्मी से जितना बहुत मुश्किल था, बहुत मेहनत लगा जीतने में, तो उसका जैसा आर्मी है वैसा ही हम लोग रखेंगे, उसका जैसा आर्मी है वैसा ही हम लोग रखेंगे। और क्या उसके जैसा रखेंगे, तुम तो पूछ सकता है कि नेपोलियन बोनापार्टे को हराने के बाद से जो लोग हैं, ये लोग जो जीत गए हैं, ये लोग कैसा क्या क्या चीजें चेंज नहीं करते हैं। तो याद रखोगे, पहला आर्मी को वैसे ही रख दिया जाता है। फिर तुमको याद है वो इफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी बना के रख दिया था, मतलब सिंप्लीफाइड ब्यूरोक्रेसी। एक नेपोलियनिक कोड जब तुम पढ़ रहे थे तो नेपोलियनिक कोड में क्या टर्म था एक टर्म कि सिंप्लीफाई किया था एडमिनिस्ट्रेशन को। तो वही चीज है कि वो इतना सिंप्लीफाई किया था कि वो जो ब्यूरोक्रेसी बना के गया है, वो जो ब्यूरोक्रेसी बना के गया है उसको रखा जाएगा। फिर फ्यूडलिज्म जो था उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो ठीक है, तो ये भी बोल दिया कि ठीक है, फ्यूडलिज्म खत्म करने से थोड़ा सा मोनार्की मजबूत भी होता है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, फ्यूडलिज्म को खत्म कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद से क्या होता है, एक वेइना में आते हैं सब लोग। कहां आते हैं, वेइना। वेइना एक जगह है। तो 1815 में एक मीटिंग रखा जाता है, कहां पे, द कांग्रेस ऑफ वेइना में। वहां पे सब लोग आते हैं, ठीक है। और वहां पे एक यूरोप के लिए एक बाउंड्री ड्रॉ किया जाता है। उसमें बोला जाता है कि नेपोलियन जो भी चेंजेस किया है, नेपोलियन जो भी चेंजेस किया है, सब चेंजेस को क्या कर दिया जा रहा है, अंडू कर दिया जा रहा है। अंडू का क्या मतलब है, चेंज कर दिया जा रहा है। जितने भी नेपोलियन चीजें किया है, जो भी चीजें कर रहा है नेपोलियन, सारी चीजों को हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेपोलियन का सारा काम चेंज हो गया है, लेकिन बस ये चीजें नहीं बदली गई हैं। लेकिन इसमें ये जो 39 स्टेट बना के गया था नेपोलियन, उसको चेंज नहीं किया गया। यहाँ पे याद रखोगे कि 39 स्टेट जो बना के गया है नेपोलियन, उसको चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, अब क्या है, ट्रीटी ऑफ वेइना साइन होता है। क्या साइन होता है, ट्रीटी ऑफ वेइना। ट्रीटी ऑफ वेइना में क्या होता है, मतलब वेइना में ट्रीटी साइन होता है। उस ट्रीटी में कुछ चीजें डिसाइड की जाती है, जैसे
कि बर्बन फैमिली को ही दोबारा से फ्रांस में राजा बनाया जाएगा। देखो लुई 16 जो था वो बर्बन का राजा था, तो लुई 16 को मार के हटा दिया, फिर बन गया रोबेस्पियर, रोबेस्पियर के पास नेपोलियन बोनापार्टे। अब फिर नेपोलियन बोनापार्टे को जब ये लोग हटा रहे हैं तो फिर किसको ला रहे हैं, बर्बन डायनेस्टी को ही, किसी बर्बन डायनेस्टी में से किसी को राजा बना रहे हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, बर्बन डायनेस्टी को फिर से राजा बनाने की कोशिश करते हैं कि बर्बन डायनेस्टी में से कोई उसका नाती पोता बचा है तो बुलाओ उसको राजा बनाया जाएगा। ठीक, उसके बाद से बोलते हैं कि जो भी टेरिटरी जो नेपोलियन बोनापार्टे के अंदर में लॉस हो गया था, हमारा जो भी टेरिटरी हम छोड़ दिए थे, हट गया था या हार गए थे, है ना, वो सारे टेरिटरी को फिर से वापस से छीन लिया जाएगा। तो जो भी टेरिटरी ये जीता है, मतलब तो ये तो बहुत सारे टेरिटरी जीत गया था, तो फिर वो सारे टेरिटरी हटाना शुरू कर दिया ये लोग कि नहीं, ये नेपोलियन बोनापार्टे गलत किया था, इस टेरिटरी को नहीं रखा जाएगा, है ना। तो जो भी टेरिटरी ये हारा था दोबारा से, है ना, नेपोलियन बोनापार्टे जो फ्रांस जो था वो बहुत सारा टेरिटरी हार गया था क्योंकि नेपोलियन बोनापार्टे उसको जीता था, तो वो सब टेरिटरी को वापस से दे दिया जाएगा। ठीक, कैसे किया जा रहा है ये काम, देखो जो बेल्जियम है, इधर देखना, जो बेल्जियम है उसको मिला दिया जाता है नेदरलैंड में। बेल्जियम को कहां मिला दिया जाता है, नेदरलैंड में। और पेडमोंट में मिला दिया जाता है किसको, पेडमोंट में मिला दिया जाता है गियोना को, गियोना का मिला दिया जाता है, गियोना को मिला दिया जाता है पेडमोंट में, और बेल्जियम को मिला दिया जाता है नेदरलैंड में। समझ में आया, नेदरलैंड में कौन चला गया, नेदरलैंड में चला गया बेल्जियम, और गियोना चला गया पेडमोंट में, रट के रखिएगा। ठीक है, उसके बाद से क्या होता है, तीन देश जो है, पर्सिया, ऑस्ट्रिया और रसिया, यही लोग एक्चुअली हराए थे उसको मिलकर, 3-4 देश मिलकर हराया था। अकेले नेपोलियन बोनापार्टे जैसा आदमी नहीं हार सकता है, उसको मारने के लिए 4 देश आए थे। सोचो, एक इंसान 4 देश पे, समझ रहे हो कितना खतरनाक था। तो ऑस्ट्रिया, पर्सिया और रसिया, ये जो तीनों देश हैं, इनको भी कुछ टेरिटरी मिलता है। ये भी क्या करते हैं, कुछ टेरिटरी ले लेते हैं, कुछ दूसरे लोगों का टेरिटरी छीन के ले लेते हैं। अब क्योंकि ये लोग जीता है युद्ध, तो अपने हिसाब से बनाएगा ना, जो भी ट्रीटी साइन हो रहा है अपने हिसाब से बनाएगा। तो ऐसा थोड़ी होगा कि सबको बांटेगा, खुद नहीं लेगा, खुद भी टेरिटरी लेता है। तो कुछ नए टेरिटरीज को क्या करता है, ये पर्सिया, ऑस्ट्रेलिया और रसिया अपने में मिला लेता है। क्या कर देता है, अपने में मिला लेता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे जब हम बढ़ेंगे तो अब हम देखेंगे कि और क्या होता है। तो ये हमारा हो गया था। उसके बाद से अब क्या होता है कि कंजर्वेटिव लोग जो थे, अच्छा सुनो एक चीज बताते हैं तुमको, ये जो था ना ट्रीटी ऑफ वेइना, ये खत्म हो गया है। हाँ, ट्रीटी ऑफ वेइना यहां खत्म हो, चौथा पॉइंट था। तो 1 2 3 4 पॉइंट हो गया, वो अलग पॉइंट है छुआ, इसमें नहीं लिखोगे, ट्रीटी ऑफ वेइना में नहीं लिखोगे, ये ही खत्म हो गया है, छुआ अलग पॉइंट है। यहाँ पे जो 6 देख रहे हो, हाँ ये अलग पॉइंट है। तो यहाँ पे जो है कंजर्वेटिव गवर्नमेंट था, वो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट को बिल्कुल सपोर्ट करता था और बोलता था कि ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट अगर हम बनाएंगे तो कोई क्रिटिसाइज भी कर सकता है, कोई मेरे बारे में बुराई भी कर सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है। तो ये उन सब चीजों को बचने के लिए क्या कर दिया, ये बोलता है कि ठीक है तुम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो, हम लोगों को सप्रेस करता है लोगों को, कोई भी क्रिटिसाइज नहीं करेगा हमारे गवर्नमेंट को, जो हमारा गवर्नमेंट है एकदम बेहतर गवर्नमेंट है, पहला बात। दूसरा बात कि हम सेंसरशिप लगाएंगे, सेंसरशिप लॉ लगा देता है। सेंसरशिप लॉ लगाने का मतलब क्या हो गया कि कंट्रोल रहेगा प्रेस पे। तुमको अगर कोई पेपर छापना है, पेपर में कुछ लिखना है, बुक्स लिखना है या प्लेस लिखना है, कुछ भी करना है तुमको, तो तुम हमारे हिसाब से करोगे। अगर राजा के बारे में कुछ भी गलत बोलते हो तो तुम समझो कि तुम्हारा क्या किया जा सकता है। समझ में आया बात? तो कुछ भी तुम गलत नहीं कर सकते हो। और तुमको मालूम है कितना भी दबा दोगे, रेवोल्यूशनरी लोग तो दबते नहीं है। तो इतना सब नियम लगाने के बाद भी रेवोल्यूशनरी लोग मानते नहीं है, वो लोग अपना काम जारी रखते हैं। तो अभी भी ये लोग अंडरग्राउंड तो हो गए थे, लेकिन डर गए थे थोड़ा सा कि नहीं भाई पगला है, मार दे, ठीक है, लेकिन माने नहीं थे, सुधरेंगे थोड़ी, बदमाश तो बहुत है। तो ये लोग मानते नहीं है, फिर भी अपना काम जारी रखते हैं। अब जारी कैसे रखते हैं, यहां से मेन कहानी मजेदार शुरू होता है। रेवोल्यूशनरी क्या करते हैं सर इसके बाद, तो 1815 में तुम देखोगे कि लिबरल नेशनलिस्ट जो हैं, ये लोगों को रिप्रेस किया जा रहा था, दबाया जा रहा था, मारा जा रहा था, ठीक है। तो इसीलिए ये लोग अंडरग्राउंड हो जाते हैं। क्या हो जाता है, ये लोग अंडरग्राउंड हो जाता है, ठीक है, कोई टेंशन कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सीक्रेट सोसाइटी बनना शुरू हो जाता है पूरे यूरोप में। लोग ट्रेनिंग करने लगते हैं, रेवोल्यूशनरीज को ट्रेन करने लगते हैं, मतलब उनको सिखाना शुरू कर देते हैं कि लिबरलिज्म क्या है, लिबरलिज्म का आइडिया क्या होता है, ये सब चीजें उनको सिखाने लगते हैं। उसके बाद से जो रेवोल्यूशनरी होने का उस समय क्या मतलब होता था, अगर आप मोनार्की को अपोज करते हैं और फाइट करते हैं, मोनार्की का अपोज करके और उससे ही फाइट करते हैं, तो आपको बोला जाएगा रेवोल्यूशनरी। अगर आप मोनार्की से लड़ते हैं और उसके अगेंस्ट में रहते हैं तो आपको बोला जाएगा रेवोल्यूशनरी। इसको रेवोल्यूशनरी का ये मतलब है। उसी समय गिउसेपी मैगजीनी का जन्म होता है। ये कौन थे, एक इटालियन आदमी थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है सॉरी। तो गिउसेपी मैगजीनी जो है ये एक रिवोल्यूशनरी है। काम क्या था इनका, सुनो, जन्म कब हुआ था याद रखोगे। इनका जन्म होता है गियोना में। कहा जन्म होता है,
गियोना में। 1807 में इनका जन्म होता है। कब जन्म होता है? 1807 में इनका जन्म होता है गियोना में। बाद में ये एक सीक्रेट सोसाइटी को ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारा सीक्रेट सोसाइटी बन रहा है, तो ये भी एक सीक्रेट सोसाइटी को ज्वाइन करते हैं, जिसका नाम क्या है? कार्बोनेरी। गारंटी के साथ पूछता है ये सब चीजें कि सीक्रेट सोसाइटी। गिउसेपी मैगजीनी जो है 1807 में जन्म लेते हैं, गियोना में जन्म लेते हैं। गियोना कहाँ है? इटली में था। समझ में आ रहा है? और ये जो है एक सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन करते हैं, जिसका नाम क्या है? कार्बोनेरी। ये सारे इंफॉर्मेशन आपको रटे हुए होने चाहिए। कार्बोनेरी में इनका जन्म होता है। फिर एग्जाइल हो जाता है 1831 में इनका। कारण क्या है? कि इनको पकड़ लिया जाता है लिंगोरिया में। एक बार क्या होता है कि एक रेवोल्यूशन ज्वाइन करते हैं, रेवोल्यूशन ज्वाइन करते हैं, तभी इनको पकड़ लिया जाता है। कब? 1831 में। और इसके लिए इनको क्या कर दिया जाता है? एग्जाइल कर दिया जाता है। एग्जाइल समझते हो? देश निकाला, देश से बाहर फेंक देना जबरदस्ती के बाद। देश में नहीं रहेगा, देश के खिलाफ जाता है तुम लोग, अच्छा आदमी नहीं है, ठीक है। तो गिउसेपी मैगजीनी कम थोड़ी थे। गिउसेपी मैगजीनी उसके बाद से दो सीक्रेट सोसाइटी बना देते हैं। क्या बना देते हैं? दो सीक्रेट सोसाइटी बना देते हैं गिउसेपी मैगजीनी। पहला का नाम है यंग इटली। क्या नाम है? यंग इटली, जो कि है मार्सेल में। और दूसरा का नाम है यंग यूरोप, जो कि कहां है? बर्ने में। एक यंग इटली है जो कि है मार्सेल में, और एक है यंग यूरोप जो कि है बर्ने में। अब जो है प्रॉब्लम कि इसमें कहां कहां के मेंबर हैं, ये भी बात है। तो इनका जो सीक्रेट सोसाइटी है दो, उसमें मेंबर हैं पोलैंड के, फ्रांस, इटली और जर्मनी, ठीक। तो ये लोग हैं। अब हम बात करते हैं, वो मानते थे, कौन मानता था? गिउसेपी मैगजीनी। गिउसेपी मैगजीनी मानते थे कि अगर हमको देश को बचाना है तो सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि जो नेशन होता है, जो देश होता है, वो नेचुरल यूनिट होता है। किसके लिए? मैनकाइंड के लिए। वो विजन रखते थे ऐसा कि एक ना एक दिन वो इटली को क्या कर देंगे? यूनिफाई कर देंगे। समझ में आया? तो उस दिन एक ना एक दिन ऐसा कर देंगे कि वो इटली को यूनिफाई करेंगे, इटली के लोगों को यूनिफाई करेंगे, और सब लोग मिलकर एक देश बना रहे होंगे एक दिन। समझ में आया बात? ये मानते थे कौन? यंग बोल रहे हैं, सॉरी, क्या नाम है? गिउसेपी मैगजीनी मानते थे। समझ में आया? गिउसेपी मैगजीनी से इंस्पायर होकर बहुत सारे लोग सीक्रेट सोसाइटी बनाने लगे। ये सीक्रेट सोसाइटी जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में और पोलैंड में बनना शुरू हो गया था। उसके बाद से जो कंजर्वेटिव थे वो डरते थे इनसे। डरने की वजह से तुमको याद होगा एक बार ड्यूक मैटरनिक था, वो बोल दिया था कि जो गिउसेपी मैगजीनी जो है ये हमारे देश के लिए सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे डेंजर दुश्मन है। कौन है? तुमसे ये सीधा सीधा स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। ये कौन बोला था? ड्यूक मैटरनिक बोला था। और किसके लिए बोला था? गिउसेपी मैगजीनी के लिए बोला था। ड्यूक मैटरनिक बोलता है ये बात किसके लिए? गिउसेपी मैगजीनी के लिए। ठीक है, ठीक है। अब आ जाता है क्या कि अब हम पढ़ेंगे एज ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, एज ऑफ रेवोल्यूशन क्या है? इसमें रेवोल्यूशन शुरू हो जाता है, यहां से क्या हो जाता है? रेवोल्यूशन शुरू हो जाता है। हाँ, तो सबसे पहले कंजर्वेटिव जो लोग हैं वो लोग ट्राई करते हैं अपने आप को पावरफुल बनाने का। कारण क्या है कि जो लिबरलिज्म है, लिबरलिज्म या रेवोल्यूशनरी जो लोग हैं, मतलब कि जो खुले आजादी सोच के वाले लोग हैं या रेवोल्यूशनरीज हैं, ये लोग रेवोल्यूशन करना शुरू कर देते हैं। क्या करना शुरू कर देते हैं? रेवोल्यूशन। तो इनसे बचना है तो ये अपने आप को थोड़ा सा और पावरफुल बनाने का कोशिश करते हैं। ये रीजन जो, जैसे कि रीजन है इटली है, जर्मनी है, आयरलैंड है, पोलैंड है, ऑटोमन प्रोविनेंस है, इन सब जगहों पे ये चाहते हैं अपने आप को थोड़ा सा पावरफुल करना। ताकि प्रॉब्लम ये है कि इनको दिक्कत किससे है? लिबरलिज्म या रेवोल्यूशनरी से? किससे दिक्कत है? लिबरलिस्ट या रेवोल्यूशनरी से। अब ये लोग क्या करते हैं, लिबरलिस्ट या रेवोल्यूशनरी, ये चाहते ही नहीं है कि कंजर्वेटिव लोग साम्राज्य चलाएं, क्योंकि ये लोग चलाएंगे तो मोनार्की रखेंगे और मोनार्की इनको सही लगता नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये बात है। ठीक है, तो रेवोल्यूशन जो है ये लिबरल नेशनलिस्ट चलाना शुरू करते हैं। कौन चलाना शुरू करते हैं? लिबरल नेशनलिस्ट। सर, इसको लीड कौन करता है? कौन लोग इसको लीड करते हैं? लीड करते हैं मिडिल क्लास के लोग। कौन लीड करता है? मिडिल क्लास के लोग इसको लीड करते हैं। जैसे कि प्रोफेसर हो गए, ये रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्कूल टीचर हो गया, क्लर्क हो गया, मर्चेंट हो गया, मतलब मिडिल क्लास के जो लोग हैं यही पार्टिसिपेट करते हैं इस रेवोल्यूशन में। अच्छा, तुमको रेवोल्यूशन में जो कंजर्वेटिज्म वाला रेवोल्यूशन है उसमें तुमको दो ही टॉपिक पढ़ना है। पहला पढ़ना है जुलाई रेवोल्यूशन, दूसरा पढ़ना है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जुलाई रेवोल्यूशन में क्या होता है? कुछ नहीं होता है। इसमें जो बर्बन किंग है उसको जो है हटा दिया जाता है। बोला जाता है बर्बन किंग आप राजा नहीं रहेंगे बिल्कुल भी, तो बर्बन किंग को क्या कर दिया जाता है? गद्दी से हटा दिया जाता है। मोनार्की लगभग हटा के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कर दिया जाता है। मोनार्की हटा के क्या किया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब तुमको याद आया होगा एक बात कि पहले भी बर्बन किंग हुआ करता था, लुई 16,
उसको हटा के फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाया गया था। मतलब वो था ही तभी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाया गया था। तो देख रहे हो कभी भी मोनार्की हट रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ही आता है। ये स्टेप्स टाइप है ना, हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करता है ना। तो क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया गया है। यहाँ पे क्या बना दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और राजा कौन बन गया यहाँ पे, लुईस फिलिप है जो, वो राजा बन गया है। लुईस फिलिप क्या बन गया, राजा बन गया है। समझ में आया। इस समय रेवोल्यूशन जो है, इसको देख के और ज्यादा ब्रुसेल में रेवोल्यूशन शुरू हो जाता है। जैसे कि जैसे ही फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, राजा हटा दिया गया। राजा हटाने के बाद से क्या किया गया कि यही चीज देख के लुईस फिलिप जैसे ही वहां पे राजा बनते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लगता है, तुरंत क्या होता है, ब्रुसेल में भी यही चीज रिपीट होना शुरू हो जाता है। वहां भी लोग रेवोल्यूशन पे उतर जाते हैं। और ब्रुसेल कहाँ का राजधानी है, बेल्जियम का। इसीलिए बेल्जियम को भी इंडिपेंडेंस मिल जाता है। कहां से, नीदरलैंड से। तुम बताओ बेल्जियम नीदरलैंड में कब गया था। बेल्जियम नीदरलैंड में गया था जब ट्रीटी ऑफ वेइना साइन हो रहा था। बेल्जियम दे दिए थे नीदरलैंड को और एडमंड को दे दिया गया था गियोना। समझ में आ रहा है। तो अभी तुम्हारा बेल्जियम फिर से आजाद हो रहा है। अभी यहाँ पे बेल्जियम फिर से आजाद हो गया। अब बात करते हैं ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में। मतलब ग्रीक कैसे आजाद होता है। तो ग्रीक कैसे आजाद होता है, 1821 1832 का कहानी है। इसमें ग्रीस जो है ऑटोमैन एम्पायर के अंदर में आता था। मतलब 15वीं सेंचुरी से उसके अंदर में ही ये आता था। ठीक है। उसके बाद से होता क्या है, ग्रीक लोगों को सब कोई ग्रीक जो भी ग्रीक के सपोर्ट में आता था आदमी, उसको ये लोग क्या करते थे, एग्जाइल दे देते थे। ऑटोमैन एम्पायर वाले क्या करते थे, उसको एग्जाइल मतलब देश निकाला कर देते थे, उसको देश से बाहर भगा देते थे। समझ में आया। तो बाद में होता क्या है, बाकी बहुत सारे लोग इसके कल्चर को एडमायर करते थे। ग्रीक को बोला जाता था पूरे यूरोप का पालना है। पालना मतलब सबको यही सिखाया है, बढ़ाया है, कल्चर सिखाया है। समझ में आया। सारी कल्चर जो डेवलप हुई है, सिविलाइजेशन जो डेवलप हुआ है, ग्रीक में हुआ है। और ग्रीक आज किसी और के अंडर में है तो ये चीजें अच्छी नहीं लगती थी। एक पोएट थे और बहुत सारे आर्टिस्ट, पोएट और आर्टिस्ट बहुत सारे इसको सपोर्ट करते थे, इसके बारे में चीजें लिखते थे, इसको बहुत मानते थे। उसी तरीके के एक पोएट है, उनका नाम है लॉर्ड बायरन। क्या नाम है, लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन जो है ये ग्रीक के लिए लड़ते हैं। क्या करते हैं, ग्रीक के लिए लड़ते हैं। और लड़ते लड़ते 1824 में ये मर जाते हैं। कारण इनका युद्ध की वजह से ये नहीं, बिल्कुल नहीं मरे थे। इनको हाई फीवर हो गया था जिसकी वजह से ये मरे हैं। तो युद्ध में लड़ते लड़ते बिल्कुल नहीं मरे हैं, युद्ध लड़ रहे थे लेकिन मरे फीवर की वजह से है। ठीक है। उसके बाद से बात करते हैं कि जो ये है स्ट्रगल जो है, ये लड़ाई जो है धीरे से शांत हो जाता है और अंत में जो है ग्रीक आजाद हो जाता है। लेकिन एक ट्रीटी साइन किया जाता है। पूछा जाएगा कौन सा ट्रीटी साइन किया गया था, तो ग्रीक आजाद हुआ है ना, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि 1832 में साइन किया गया था। और इससे आजाद हो जाता है पूरा का पूरा देश। कब से आजाद होता है ग्रीक, 1832 में। कब आजाद होता है, 1832 में। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है। तो अब आ जाता है हमारे पास एक और बात क्या है, अब रोमांटिक इमेजिनेशन चालू कर दिया जाता है लोगों के मन में। रोमांटिक इमेजिनेशन का क्या मतलब है, सबसे पहले तुमको ये समझना पड़ेगा, कल्चर और नेशन को लेकर लोगों को सोचने के लिए मजबूर किया जाता है ताकि नेशन बनाया जा सके। तो लोग क्या करते हैं, नेशनलिज्म को सेव करना शुरू कर देते हैं। इस समय करते क्या है कि लोग आर्ट लिखते हैं। अरे काला पे काला चला रहे हैं, अरे क्या हो गया। हाँ, तो अब हम बात करते हैं क्या कि यहाँ पे जो वॉर है, सिर्फ तुम समझो कि देश जो आजाद हुए हैं, नेशनलिज्म जो आया है, नेशनलिज्म का फीलिंग वो सिर्फ लड़ाई से, मार से, झगड़ा से नहीं आया है। और किससे आया है, नेशनलिज्म का जो फीलिंग है वो आया है आर्ट से भी, पोएट्री से भी, म्यूजिक से भी और स्टोरी से। तो तुमसे अगर पूछा जाए कि वॉर के अलावा और कौन सी चीजें थी जो नेशनलिज्म को फैलाने में हेल्प की, तो वो है आर्ट, पोएट्री, म्यूजिक और स्टोरीज। इन सब चीजों की वजह से लोगों में नेशनलिज्म आता है। तुम्हारे अंदर भी नेशनलिज्म आता है। जब तुम गाना सुनते हो 15 अगस्त को, मेरी देश की धरती सुन, नहीं गाते हैं अच्छा, तो ये बात है कि आर्ट, पोएट्री, ये सब चीजें जब देश के बारे में हम लोग सुनते हैं तो हमारे अंदर भी नेशनलिज्म का फीलिंग आता है। बात समझ में आ रहा है ना। चिड़िया फड़फड़ाती है कि हम भी आर्मी बनेंगे, लड़ने जाएंगे, फिर याद आता है माँ के अकेला बेटा ना, नहीं लड़ने जाएंगे। तो ये सब चीज हो जाता है। ठीक है। तो उसके कि लोगों को समझाया गया कि उनका शेयर्ड कल्चर क्या है, उनका हेरिटेज क्या है, उनका पूर्वज लोग कैसे थे, कैसे लड़ते थे। इसकी वजह से कलेक्टिवनेस आया उन लोगों में। तुमको भी तो बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान कैसे महान आदमी थे, है ना, शिवाजी महाराज कैसे इंसान थे, बाजीराव कैसे इंसान थे। तो तुमको भी लगता है कि वो मेरे देश के लोग इतने महान थे तो हम भी महान है, महान लोगों का खून दौड़ रहा है, हम भी शेर को मार सकते हैं। क्योंकि शिवाजी महाराज मार दिए थे 54 साल की उम्र में, तो हम तो 20 साल के, हम तो आराम से मार देंगे, है ना। तो ये चीजें होती है कि जब तुम पूर्वजों का बात सुनते हो कि वो बेहतरीन थे, तो तुमको लगता है तुम भी बेहतरीन थे। तुमको बताया तुम्हारे दादाजी तो पहलवान थे, अकेले 4-4 पहलवान मारते थे, तो तुम भी बोलोगे 4 आदमी भेजो, हम भी मारते हैं, है ना। तो इस टाइप का फीलिंग होता है। रोमांटिसिज्म क्या होता है, अगर तुमसे पूछा जाता है कि ये रोमांटिसिज्म तुम जो पढ़ रहे हो इसका क्या मतलब है, रोमांटिसिज्म का मतलब है कि लोगों को समझाया जाता है फीलिंग्स,
लोगों को क्या समझाया जाता है? फीलिंग समझाया जाता है, इमोशन समझाया जाता है, इंट्यूशन समझाया जाता है, ट्रेडिशन समझाया जाता है। और उसमें कोई भी तरीके का साइंस बेस नहीं होता है। साइंस मतलब क्या हो गया बात कि साइंस के बेसिस पे ये सब चीजें नहीं कही जाती हैं। समझ में आया? साइंस के बेसिस पे ये सब चीजें नहीं कही जाती हैं। मतलब इसका साइंस से कोई लेना देना नहीं होता है। लोग इमोशनली ये सब चीजें समझते हैं। जब तुम किसी चीज को मानते हो और इमोशनली मानते हो बिना साइंस के, जैसे तुम बोलते हो ना कि तुम याद करती हो तो मुझे पता चल जाता है ना, तो इसमें कोई साइंस थोड़ी है। तुम रोमांटिसिज्म में चले गए हो, तुमको ऐसा लग रहा है कि वो याद करती है तुमको, है ना, तो तुमको हिचकी आता है और फिर वो जब याद करती है तो तुम्हारा पानी अटक जाता है। ऐसा नहीं होता है। समझ रहे हो बात? ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये जो है कॉमन कल्चर वगैरह के बारे में बात किया जाता था, पास्ट नेशन के पास्ट कॉमन कल्चर और पास्ट कल्चर्स के बारे में बात किया जाता था इसमें, ठीक है। उसके बाद से एक आदमी है, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, इनका नाम याद रखना तुम लोग। इनका नाम है जॉन गॉटफ्राइड हर्डर। जॉन गॉटफ्राइड हर्डर जो है ये एक फिलोसफर है। कहाँ के फिलोसफर है? जर्मन फिलोसफर है। तो जर्मनी फिलोसफर है, ये बिलीव करते थे कि जर्मनी का जो ट्रू कल्चर है ये इनके लोगों में है। कहाँ में है? लोगों में है। इस लोगों को क्या बोलते थे? दास फोल्क। ट्रू कल्चर जो लोगों में है, जो ट्रू कल्चर है जर्मनी का जो ट्रू कल्चर है वो कहाँ है? लोगों में ही है, क्योंकि लोग ही उसको फॉलो करते हैं। चाहे शादी हो गया, विवाह हो गया, उसमें अलग अलग उनके गाने होते हैं, ट्रेडिशन होते हैं, कल्चर होते हैं। इसको ये क्या बोलते हैं? दास फोल्क बोलते हैं। कौन? जॉन गॉटफ्राइड हर्डर। उसके बाद ये क्या करते हैं? फोल्क सॉन्ग हुआ, पोएट्री हुआ, डांसेस हुए, इसको ये पॉपुलराइज करना शुरू करते हैं। फोल्क मतलब कि फोल्क मतलब एक रीजन में जो चीजें गाई जाती है। जैसे हमारे यहाँ ना बिहार में तुम देखोगे तो बहुत सारी रीजनल चीजें होती है। जैसे हमारे यहाँ अगर बारात आता है तो हम लोग दूल्हे को गाली देना शुरू कर देते हैं, दूल्हे के बाप को गाली देना शुरू कर देते हैं, उसके भाई को गाली देना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारा ट्रेडिशन है। उसी तरीके से है ना, अगर हम लोग भी शादी बारात लेके जाते हैं तो गाली सुन के आते हैं। ऐसा नहीं है कि बच के आते हैं, है ना, तो हम लोग भी गाली सुन लेते हैं यार, क्या हो जाएगा, है ना। तो यही बात है कि फोल्क मतलब एक रीजन में जो चीजें कही जाती है, जैसे फोल्क सॉन्ग हो गया, पोएट्री हो गया, डांसेस हो गया, इसको ये पॉपुलराइज करते हैं। और इसको क्या बोल दिया जाता है? वोल्कगेस्ट। क्या बोला जाता है? वोल्कगेस्ट। समझ में आया बात? तो ये चीजें हैं जो कि हम समझ रहे हैं। अब आ गया फोल्क कल्चर एंड लैंग्वेज। फोल्क कल्चर का मतलब हो गया कि लोगों के लिए जो कलेक्टिंग था, उनका जो सब चीजें कलेक्टिंग था, उसको सब चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, कलेक्ट करते हैं। सारी चीजों को क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करके कलेक्ट करके क्या करते हैं? नेशनलिस्ट मैसेज फैलाते हैं। क्या करते हैं? जगह जगह पे जाते हैं, उनके जो फोल्क सॉन्ग है, ट्रेडिशन है, गाने हैं, पोएम है, उन सबों को रिकॉर्ड करते हैं और लोगों में फैलाते हैं। यहां तक कि वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में उसको बदलते हैं कि मतलब छोटे छोटे लैंग्वेजेस जो होते हैं किसी रीजन में बोले जाते हैं, उन सब चीजों में भी बदल देते हैं उनको और लोगों में भेजते हैं, फैलाते हैं, जिसकी वजह से नेशनलिज्म का आइडिया लोगों में आता है। क्योंकि लोग जब एक जैसा सोचेंगे तभी देश बन सकता है। और एक जैसा कब वो सोचेंगे? जब उनको लगेगा कि हमारा शेयर कल्चर है, हमारा एक एंसेस्टर है, हमारे एंसेस्टर ने कुछ किया था। तो ये फोल्क सॉन्ग्स और जो चीजें हैं ये फैलाने में ज्यादा हेल्प करती हैं। समझ में आया बात? अब आ जाता है हमारा रोमांटिक इमेजिनेशन ऑफ नेशनल फीलिंग। इसमें क्या होता है कि जो पोलैंड है, पांचवा, उसी का पांचवा पॉइंट है कि पोलैंड स्ट्रगल के बारे में देखते हैं। इसमें होता क्या है कि पोलैंड जो है वो हुआ करता था पहले रसिया का पार्ट। कहां का पार्ट है? रसिया का पार्ट। लेकिन यही म्यूजिक वगैरह जो है, लैंग्वेज वगैरह जो है, यही सब सुन के उसको लगा कि हम लोग ज्यादातर जो पोलैंड वाले लोग थे ये अलग अलग देशों में डिवाइडेड थे, 3-4 देशों में डिवाइडेड थे। तो हर जगह के कहें वो किसी भी देश में है, पोलैंड का आदमी किसी भी देश में है, आज पोलैंड, उस समय पोलैंड नहीं था, पोलैंड डिवाइडेड था। तो किसी भी देश में भले वो लोग हैं, वो लोग सोचने लगते हैं कि हम लोग एक जैसे हैं, क्योंकि एक जैसा गाना सुनते हैं, एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा भाषा बोलते हैं। इसीलिए उसी समय एक और हमारे आदमी हैं, उनका नाम है कैरोल क्रुस्पिंस्की। तो कैरोल क्रुस्पिंस्की जो है ये क्या करते हैं? फोल्क डांसेस वगैरह को और भी ज्यादा बढ़ावा देते हैं। जैसे कि बताते हैं, एक डांस का नाम है पोलिनेज। क्या नाम है? पोलिनेज। और दूसरे का नाम है मजूरका। मुजरा बिल्कुल नहीं पढ़िएगा, समझ में आया? मुजरा पाकिस्तान में होता है, ना कि पोलैंड में होता है। तो पोलिनेज और मजूरका जो है, इसको ये सिंबल बनाते हैं। कैसा? नेशनलिज्म का सिंबल बनाते हैं। पोलिनेज और मजूरका को बनाते हैं नेशनलिज्म का सिंबल, ठीक है। अब लैंग्वेज रेजिस्टेंस का बात करते हैं। सुनो अब क्या होगा। बात यह है कि जो रसिया है ये रूल करता था पोलैंड पे, और पोलैंड वाले लोग जो हैं वो पॉलिश लैंग्वेज बोलते थे। क्या बोलते थे? पॉलिश लैंग्वेज। ये बात किसको पसंद नहीं आया? रसिया को पसंद बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो रसिया इस पे बैन लगाना कोशिश कर दिया। इस पे क्या कर दिया? बैन लगाने की कोशिश कर दिया। फिर भी जो कलरगी हुआ करते थे, जो होते हैं ना फादर वगैरह, तो कलरगी जो हुआ करते थे ये पॉलिश लैंग्वेज में चर्च में बात करते थे, और जो भी ज्ञान वगैरह का बात करते थे ये पॉलिश लैंग्वेज में बात करते थे। समझ में आया? जो भी टीचिंग्स वगैरह था इनका ये पॉलिश लैंग्वेज में देते थे। लेकिन इस पे तो ये मना था, इस पे तो
मना था, लेकिन फिर भी ये कर रहे थे। इसीलिए ये लोग गुस्सा हो गए। कौन गुस्सा हो गया बाबू? रशियन। और रशियन गुस्सा होकर इनको क्या कर दिए? एग्जाइल कर दिए। एग्जाइल करके कई लोगों को, तो पहले तो कई लोगों को मार भी दिया गया और कई लोगों को निकाल के साइबेरिया में भेज दिया गया। साइबेरिया में गजब का ठंडा पड़ता है, तो वहां पे बहुत लोगों को भेज दिया गया कि जाओ सड़ो मरो, है ना, ठंड से। तब समझ में आएगा तुमको, समझ में आया? फिर पॉलिश जो था ये धीरे धीरे पॉलिश सिंबल बनाना शुरू हो गया। इस समय तक कल्चर और लैंग्वेजेस जो था ये पीपल को यूनाइट किया, सारे लोगों को यूनाइट किया। और आगे चल के देखोगे तो नेशनलिज्म का स्पिरिट बढ़ाया लोगों में। समझ में आया? तो ये लोग इंस्पायर हो गए। जब इनको दबाया गया तभी भी फॉरेन रेजिस्टेंस के बावजूद भी ये लोग इंस्पायर होते हैं, देश के लिए सोचना शुरू कर देते हैं। क्या कारण क्या था? ये जो फोल्क म्यूजिक है, फोल्क डांसेस है, यही चीज तो उनको रोमांटिसिज्म में लेके जाता है और जिसके वजह से यही चीजें बनी। जैसे जॉन, वो थे, क्या नाम है, जॉन गॉडफ्राइड, है ना, हर्डर, उनके भी कुछ देन है, कुछ योगदान है, इसके वजह से हुआ ऐसा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्या किस पे? तो अब है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट्स। क्या है इस समय? क्या होता है कि इकोनॉमिक हार्डशिप बढ़ जाता है 1830s में। मतलब पूरा यूरोप का अगर बात करते हैं, वो तो पोलैंड का हो गया। अगर पूरे यूरोप का बात करते हैं तो यूरोप में बहुत तेज पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो गया था। अब ये जो पॉपुलेशन बढ़ रहा था, इसके वजह से बहुत ज्यादा लोगों को नौकरी चाहिए होता था। कारण क्या है? पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, काम बहुत कम है, तो नौकरी तो सब लोगों को चाहिए। तो नौकरी पाने वाले लोगों का संख्या बढ़ गया है, लेकिन नौकरी देने वाले लोगों का संख्या थोड़ी बढ़ा है। तो इसके वजह से ये थोड़ा सा ओवर क्राउड स्लम्स हो गया था, है ना। पॉपुलेशन जो था सिटीज में मूव करके थे, ज्यादातर सिटीज में मूव कर रहे थे। तो जो पॉपुलेशन सिटी में जाएगा उसको गरीब जैसा रहना पड़ेगा, तुम्हारा घर थोड़ी है वहां पे। तो स्लम्स वगैरह बनने लगा था। क्या बनने लगा था? स्लम्स मतलब क्या होता है? जहां पे बहुत सारे गरीब लोग छोटे छोटे झोपड़ी बना के, पर्दा डाल के रहते हैं। रोड के किनारे वगैरह तुम देखे होगे, नाली सड़क बहता रहता है, वहीं पे वो बेचारे रहते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्लम्स। तो स्लम्स बनना शुरू हो गया था। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी उसी समय शुरू हो गया। उस समय क्या होता था? जो छोटे प्रोड्यूसर थे उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होता था। कारण क्या है कि उस समय देखोगे जो भी मशीन मेड चीजें बनती थी, वो क्या होता था कि इंग्लैंड के पास मशीन था। इंग्लैंड के पास क्या था? मशीन था। और मशीन से जो चीजें बनती थी वो सस्ते दामों पे आ जाती थी, है ना। और ये लोग जो चीजें बना रहे थे, छोटे छोटे स्मॉल प्रोड्यूसर जो है वो चीजें बनाते तो वो हाथ से बनाते थे। हाथ से बनाया वो चीज तो महंगा बेचेंगे ही बेचेंगे। मशीन से तो एक साथ बहुत सारा चीज प्रोड्यूस हो जाता है, बहुत ज्यादा चीज प्रोड्यूस हो जाता है, तो सस्ता बिकेगा। तो ये लोग क्या करते थे? इंपोर्ट करना शुरू कर दिए थे ये लोग सारी चीजें इंग्लैंड से। कहां से? इंग्लैंड से। कहां से शुरू कर दिए थे? सॉरी, कहां से इंपोर्ट करना शुरू किए थे? इंग्लैंड से। और ये चीजें सस्ती बेच देते थे, लेकिन यहाँ के जो लोग थे वो तो बेच नहीं पाते थे। फिर प्रॉब्लम ये भी है कि जो टेक्सटाइल वर्कर हैं, स्मॉल वर्कर, टेक्सटाइल वर्कर जो है, सॉरी कुछ तो टेक्सटाइल वर्कर जो है इस समय, वो लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होता था, है ना। उन लोगों को कंपटीशन फेस करना पड़ता था, कई बार कंपटीशन फेस करना पड़ता था और कम दामों में काम करना पड़ जाता था। समझ में आ रहा है? क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हैं, तो टेक्सटाइल वर्कर काम करने गया तो एक बोला कि हम 300 रुपया दिन का लेंगे, तब एक आ गया बोला साहब इसको हटा दीजिए, हमको दे दीजिए, हम 150 में काम कर देंगे। तो हुआ कौन सी? लो वेज में काम करना पड़ गया। ठीक है, और कंपटीशन भी है। कोई आके अभी 500 रुपया बोलेगा तो इसका पत्ता कटा, फिर कोई आके 50 समझ रहे हो तुम? तो ज्यादा लोग बढ़ेंगे तो उनको काम चाहिए, तो वो सोचेगा बैठने से अच्छा 50 रुपया कमाओ, तो इसलिए वो बोल देगा 50 रुपया में काम करने के लिए। लेकिन असली वैल्यू क्या है काम करने का? 300। बात समझ रहे हो? तो लोग कम दाम में काम करने के लिए शुरू हो गए हैं। समझ में आया बात? यहां तक हम समझ गए। पीजेंट्स का बात करते हैं कि सर ये तो हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, टेक्सटाइल वर्कर का बात हो गया। पीजेंट्स का क्या हो रहा है? पीजेंट्स जो है इनको तो अभी भी अरिस्टोक्रेसी संभाल रहे हैं। कौन संभाल रहा है? अरिस्टोक्रेसी संभाल रहा है। तो जो पीजेंट्स हैं इनका जो हाल है वो बहुत ज्यादा खराब है। अभी भी इन पर फ्यूडल ड्यूज चलते हैं। फ्यूडल ड्यूज समझते हो कि दादा परदादा कर्जा लिया था, आज तक हम चुका रहे हैं और उसकी वजह से हमसे काम भी करवाया जा रहा है। बात समझ रहे हो? इस समय हो गया था फूड शॉर्टेज हो गया था। उस समय क्या हो गया था? फूड शॉर्टेज हो गया था, हार्वेस्ट भी खराब हो गया था, जिसके वजह से और भी ज्यादा मिजरी बढ़ गया। और भी ज्यादा मिजरी बढ़ा। कारण क्या है? एक तो फूड का शॉर्टेज हो गया है, फूड का शॉर्टेज हुआ है, उसी में फसल खराब हो गया है, गरीबी अलग से है, चीज महंगा होगा ही होगा, महंगा चीज खरीद नहीं सकते हैं। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि पीजेंट्स को भी दिक्कत हो रहा है। अब बात करते हैं रेवोल्यूशन इन पेरिस 1848 का। ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो शॉर्टेज है और अनएम्प्लॉयमेंट है, फूड का शॉर्टेज और अनएम्प्लॉयमेंट जो है, इसके वजह से ये लोग क्या होता है कि पेरिस में क्या करते हैं ये लोग? बैरिकेड खड़ा कर देते हैं। सरकार जो है बैरिकेड खड़ा कर देता है ताकि लोग इसमें ना आए, क्योंकि रेवोल्यूशनरी रोड पे आ चुके हैं। तो हो सकता है कि तोड़ के घुस जाए महल में, दंगा फसाद कर दे, तो बैरिकेड लगा देते हैं। ये क्या करते हैं? बैरिकेड मतलब बैरियर्स लगा देते हैं। जैसे ना रोड पे लगाया जाता है बैरिकेड, और इधर दाएं तरफ इधर बाएं तरफ बीच में बैरिकेड होता है ना।
तो वही है, बैरिकेड लगा दिया जाता है और बोला जाता है लुईस फिलिप से, जो कि राजा बना था यहाँ पे, लुईस फिलिप से बोला जाता है सरकार आप भाग जाइए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तो लुईस फिलिप भाग जाता है, समझ में आया। उसके बाद से बोला जाता है कि देखिए जो भी लोग आप हैं आप शांति बना के रखिए, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, क्या करते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि आपको यूनिवर्सल सफरेज मिलेगा, आपको वोट देने का अधिकार मिलेगा, और जो भी एडल्ट मैन है उनको तो पहले वोट देने का अधिकार हम दे रहे हैं, और राइट टू वर्क भी मिलेगा। क्या मिलेगा, राइट टू वर्क, मतलब जो भी लोग 21 साल से ज्यादा के हैं उनको काम भी दिया जाएगा, तो काम भी हम आपको देंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी हटा रहे हैं, वोट देने का आपको अधिकार दे रहे हैं। अब तो मान जाइए, समझ में आया। ये लोग इतना बोल के शांत कराने का कोशिश करते हैं, क्या करते हैं, शांत कराने का कोशिश करते हैं, लेकिन इतना में शांत थोड़ी हो जाएगा, समझ रहे हो बात। तो होता क्या है, सिलिसिया वीवर्स की बात करते हैं। सिलिसिया क्या है, एक जगह है, सिलिसिया क्या है, जगह है, समझ में आया। तो उस समय क्या होता है, वीवर्स लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। कौन प्रोटेस्ट करता है, वेबर्स लोग। कारण क्या है कि एक बार क्या होता है, वेबर्स लोग कंट्रैक्टर जो होता है इनसे कम दाम पे खरीदने की कोशिश करता है। क्या करता है, ये पूरा समझने वाला बात है कि कंट्रैक्टर जो होता है इनसे कम दाम पे खरीदने का कोशिश करता है, क्योंकि सब जगह उसको मिल रहा है माल, तो कम दाम से खरीदेगा। तो कंट्रैक्टर इनसे कम दाम पे खरीदने की कोशिश करता है, इनको परेशान करता है, तो इनको गुस्सा आ जाता है। तो एक दिन ये क्या करते हैं, कंट्रैक्टर के घर पे जाते हैं, लाठी डंडा लेके घर और तोड़ देते हैं। वो पकड़ाता नहीं है, उसको पकड़ने का कोशिश करते हैं, भाग जाता है, गुस्सा होकर घर में आग लगा देते हैं। वो भाग के जाता है, आर्मी को बुला लाता है, आर्मी आती है, गोली चलाने लगती है यहाँ पे वर्कर्स पे। तो सिलिसिया के जो भी लोग हैं, वीवर्स हैं, वीवर्स मतलब बुनने वाले, है ना, तो ये लोग क्या करते हैं, वीवर्स पे गोली चला, 11 वीवर्स को वहां पे मार दिया जाता है, 11 वीवर्स को वहीं पे मार दिया जाता है। और उसके बाद से ये स्ट्रगल वहां से हाईलाइट में चला गया, इसको न्यूज वगैरह में कवर किया गया 19वीं सेंचुरी में। तो ये आपको बताया जा रहा है इस कहानी से कि कितना सिचुएशन खराब हो चुका है यहाँ पे, कि लोगों का जान भी जा रहा है, मारा भी जा रहा है, पीटा भी जा रहा है ना। तो ये चीज है। अब हम बात करते हैं कि रेवोल्यूशनरी लिबरल्स का क्या है, वो लोग क्या कर रहे हैं। तो ये तुम जो काम देख रहे हो टोटल 3.2 में, उसी समय में बहुत सारा काम हो रहा है, समझ रहे हो, एक ही समय पे बहुत सारा काम हो रहा है। हो क्या रहा है, जो लिबरल रेगुलर रेवोल्यूशनरीज हैं उनमें पैरेलल मूवमेंट हो रहा है। देखो जैसे पीजेंट और वर्कर जो रिवोल्ट कर रहे हैं, पीजेंट और वर्कर जो रिवोल्ट कर रहे हैं, उनका बेसिक नीड है, जो क्या चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, और क्या चाहते हैं, खाना चाहते हैं। ये तो सबको चाहिए ना, बेसिक नीड है, सबको चाहिए ही चाहिए। तो ये लोग ये चीज के लिए लड़ रहे हैं। उसी समय और भी जगह बहुत सारे काम चल रहा है ना। ये तो एक जगह का बात हो गया कि ये लोग लिबरल लोग चाहते थे कि खाना दे दो और नौकरी दे दो, एम्प्लॉयमेंट और फूड। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि और भी जगह क्या हो रहा है वो देखते हैं। फ्रांस का बात करते हैं। फ्रांस में फरवरी 1848 में होता क्या है कि मोनार्की को हटा दिया जाता है, और मोनार्की हटा के यूनिवर्सल सफरेज लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, यूनिवर्सल मेल सफरेज। समझ में आया, यूनिवर्सल मेल सफरेज का क्या मतलब है। यूनिवर्सल मेल सफरेज का बात काम है। यूनिवर्सल मेल सफरेज का मतलब है राइट टू वोट, मतलब सबको वोट देने का अधिकार दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है, लिबरल्स क्या बोलते हैं, लिबरल्स जो है कहां पे, चाहे वो जर्मनी में हो, कहां है, जर्मनी में है, और कहां हो सकता है, हाँ तो जर्मनी हो गया, जर्मनी है, इटली है, पोलैंड है, और क्या है, ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर है। यहां पे जो लिबरल्स हैं वो 3 चीजों का डिमांड करते हैं। पहला ये बोलते हैं कि देखो सबसे पहला, तुम हमको कॉन्स्टिट्यूशन बना के दोगे, हमको नहीं चाहिए कोई भी मोनार्की टाइप का राजा। कौन सा नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, मोनार्की टाइप का राजा हमको नहीं चाहिए, पहला। दूसरा क्या नहीं चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस, हमको चाहिए फ्रीडम ऑफ प्रेस, है ना, कि हमको आजादी दो, सेंसरशिप नहीं होना चाहिए। और तीसरा बोलते हैं कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, मतलब हम एसोसिएशन बना सकते हैं, हमको चाहिए तो हम ग्रुप बना सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं। तो ये 3 चीजें मांगते हैं। क्या मांगते हैं ये लोग, कौन लोग हैं, लिबरल लोग। लिबरल लोग जो जर्मनी, पोलैंड और भी जगह के जो लोग हैं वो लोग मानते हैं पहला कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन बना के दीजिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस दीजिए, और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन दे दीजिए, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन दे दीजिए, ठीक है। तो ये तीनों चीजें मांगते हैं। अब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का बात करते हैं। अचानक से तुम देखोगे तो जर्मनी चाहता है कि हम आजाद हो जाएं। क्या चाहता है जर्मनी, आजाद होने का। तो जर्मनी अगर आजाद होने का चाहता है तो ये क्या करता है, फ्रांस का फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ये एक एक्चुअली में रखा गया था, उसमें चर्च में रखा गया था पार्लियामेंट, ठीक है। तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो है वहां पे जर्मन क्या होता है कि 1800 मई 1848 का बात है। देखो ये साथ में चल रहा है, अलग अलग जगह पे चल रहा है, समझ रहे हो, तो पैरेलल में चल रहा है ये सब चीजें। 1831 लोग अपने आप को खुद से इलेक्ट करते हैं, खुद से अपने आप में इलेक्शन करवाते हैं। 1831 लोगों को चुना जाता है यहाँ पे, और ये जो 1831 लोगों को चुना गया है ये चला जाता है कहां पे,
चर्च में, सेंट पॉल के चर्च में, जहां की फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट चलता था। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कहाँ चलता था? सेंट पॉल चर्च में। वहां पे ये पहुंच जाते हैं और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन दे देते हैं, बोलते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा और इस तरीके से हम चाहते हैं कि जर्मनी को यूनिफाई किया जाए और मोनार्की को हटा दिया जाए। सब लोगों को हटा देते हैं वहां से, ये क्या कर देते हैं, जबरदस्ती सारे लोगों को हटा देते हैं। खुद यहाँ पे 831 लोग जो चुन के आए हैं वहां पे राज करना शुरू कर देते हैं। कहाँ पे? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में। उसको अपना लेते हैं, हथिया लेते हैं। समझ में आया? ये जब इसको हथिया लेते हैं तो दिक्कत तो होगा राजा को तो प्रॉब्लम होगा इस बात से। तो राजा गुस्सा में आ जाता है। तो होता क्या है, राजा कौची करेगा? कौन राजा है? फेडरिक विलियम IV को ये बोलते हैं, सुनो, राजा फेडरिक विलियम IV नहीं है, सुनो पहले पूरा बात। फेडरिक विलियम IV जो है इसको बोलते हैं कि साहब आप हमारे राजा बन जाइए। ये बोलता है नहीं बनेंगे, तो नहीं बनता है। तो ये बोलता है कि नहीं, हमको नहीं बनना है। तो ये पर्सिया का था। फेडरिक विलियम IV कहाँ का है? पर्सिया का। इसको बोला जाता है राजा बनने के लिए, क्राउन ऑफर किया जाता है, ये मना कर देता है। ठीक है, मना करने के बाद क्या होता है, पार्लियामेंट में जो वर्कर और आर्टिसियंस थे जो सपोर्ट कर रहे थे इनका, पहले मिडिल क्लास लोगों का, ये नहीं करते। जो मिडिल क्लास है ये बात ही मानने से मना कर देता है वर्कर और आर्टिसियन का। तो ये लोग छोड़ के इसको चले जाते हैं। तो ये सपोर्ट भी हार गया उन लोगों का। अब ये अकेले बच गया है बेचारा, इसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। होता क्या है, ट्रूप्स आता है। ट्रूप्स मतलब सैनिक आता है। सैनिक फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट पे आता है और आने के बाद से पूरा असेंबली जो है उसको डिसबैंड कर देता है। समझ में आया? उसको क्या कर देता है? डिसबैंड कर देता है। डिसबैंड करने में बहुत लोगों का हाथ था, जैसे कि जंकर्स थे। जंकर मतलब वहां पे जो लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, है ना, उसको बोला जाता है जंकर। तो उसको जंकर बोला जाता है। समझ में आया बात? तो ये क्या करते हैं जर्मनी में, जर्मनी बोल रहे हैं वहां पे पर्सिया में, पर्सिया का राज था जर्मनी पे। तो पर्सिया क्या कर देता है, इस सब चीजों को तोड़वा देता है। पर्सिया क्या करवा देता है, इन सब चीजों को खत्म करवा देता है, फिर से अपना राज वापस ले लेता है। समझ में आया बात? अब क्या होता है इसमें, वुमेन्स क्या कर रही थी तब, है ना, जब ये सब मर्द कर रहा है तो वुमेन्स क्या कर रही है? ये सब बेचारी कुछ नहीं करती थी। देखो क्या करती थी, ये जो है शुरू में ही जब मीटिंग वूटिंग करती थी, पॉलिटिकल मीटिंग वगैरह में बेचारी जाती थी और एक एसोसिएशन भी बनाई, मेहनत करती थी बेचारी, है ना। तो एसोसिएशन भी बनाई थी, न्यूज़पेपर बनाई थी, है ना, और अपने लिए वोट मांगने, राइट टू वोट मांगते थे। लेकिन सब चीजें बेचारी को डिनाई कर दिया जाता है, इनको दिया नहीं जाता था राइट टू वोट। पहला बात। दूसरा बात, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जब ये सब चीजें हो रहा था तो सिर्फ वो लोग ऑब्जर्वर की तरह खड़ी थी, ना कि उसमें कोई एक्शन ले रही थी। बात समझ में आ रहा है? तो वुमेन का यहाँ पे कोई बोला जाए सिग्निफिकेंस रोल है, कोई सिग्निफिकेंस रोल नहीं है। वुमेन कोई भी सिग्निफिकेंट काम नहीं कर रही है। बाकी हाँ, मेहनत तो कर रही है, एसोसिएशन बनाना हो गया, न्यूज़पेपर बनाना हो गया, गैलरीज में खड़ा होना कहां से हो गया, नहीं मतलब ये सब चीजें हो गई तो इंपॉर्टेंट है। लेकिन बस गैलरी में खड़ा होकर ऑब्जर्वर की तरह देखना और चीजों में पार्टिसिपेट नहीं करना, थोड़ा सा यही चीज वुमेन्स को पीछे कर देता है। समझ में आया बात? तीसरा, इन सब चीज से तुम क्या समझे? आफ्टर मैथ क्या है? आफ्टर मैथ यही है कि अब लोगों को समझ में आ चुका था ये सब चीज देख के कि इतना रेवोल्यूशन पे रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन पे रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन पे रेवोल्यूशन, इतना रेवोल्यूशन देखने के बाद से इनको समझ में आ चुका था कि ये जो है कभी भी थमने वाला नहीं है। तो थमने वाला नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको ही सपोर्ट करना पड़ेगा लोगों को, ताकि वो मेरे कंट्रोल में रहे। तो सपोर्ट करने के लिए क्या करते हैं ये लोग? सपोर्ट करने के लिए क्या करते हैं कि सर्फडम को खत्म कर देते हैं खुद से। ये बोलते हैं सर्फडम और बॉन्डेड लेबर का काम खत्म। पर्सिया खुद से, चाहे बाकी जो देश है वो खुद से खत्म करता है, लेकिन पर्सिया यहाँ पे खत्म कर रहा है। तो पर्सिया समझ गया था कि अभी लोग मानेंगे नहीं, तो क्या करता है, सर्फडम और बॉन्डेड लेबर का चीज खत्म कर दिया जाता है। कहां से? हैब्सबर्ग से, हैब्सबर्ग के कुछ टेरिटरी से, और कहां से? रसिया से। कहां से? रसिया से और हैब्सबर्ग से बॉन्डेड लेबर और सर्फडम मतलब कि गुलामी और बॉन्डेड लेबर को खत्म कर दिया जाता है। काहे खत्म करता है सर? ये तो खत्म करना नहीं चाहता था, ये डर गया है ना कि ये लोग बार साइकिल चल रहा है कि ये लोग को मारा जाता है, फिर रेवोल्यूशन शुरू करता है, फिर मारा जाता है, फिर रेवोल्यूशन शुरू करता है, फिर मारा जाता है, फिर रेवोल्यूशन शुरू करता है। तो ये तो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, ये साइकिल है और इसको दबाना भी बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए ये लोग कंट्रोल में करने के लिए, इस चीज को कंट्रोल में करने, साइकिल को कंट्रोल में करने के लिए डरने के बाद से ये करते हैं क्या है, बोलते हैं कि ठीक है यार, हम दो चीजें तुम्हारे लिए थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, सर्फडम और बॉन्डेड लेबर हम खत्म करते हैं। दूसरा, हंगरिया जो है, हंगरी जो है, हंगरी मतलब देश है, तो हंगरी जो है उसको बोला जाता है कि ठीक है बाबू, तुमको थोड़ा सा ऑटोनॉमी दिया जा रहा है। ऑटोनॉमी क्या है? ऑटोनॉमी का मतलब है कि तुम अपने हिसाब से भी डिसीजन ले सकते हो, अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो, ज्यादातर डिसीजन तुम अपने हिसाब से ले सकते हो। तो थोड़ा ज्यादा उसको लिबर्टी दे दिया गया है। बात समझ में आया? यहां तक आपका लगभग 80% चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक है, अब बस बचा है 20%। अब हम बात करते हैं यहां से। अब तुमको 3 टॉपिक पढ़ना है जो कि सबसे हॉट टॉपिक है, मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, फिर इटली, फिर ब्रिटेन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से सुनेंगे इसको, ठीक है? इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी क्या है?
यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का मतलब है कि सबसे पहले यूनिफाई कैसे किया जाता है जर्मनी को, वो पूरा पढ़ेंगे हम लोग। तुमको याद है कि जर्मनी गया था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में और बेचारा 831 मेंबर लेके गया था वहां पे, और फिर भी उसको मार के क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था वहां से। समझ में आ रहा है क्या किया गया था, मार के हटा दिया गया था। हालांकि उसको कोई आलतू फालतू चीज नहीं था, मेहनत करके गया था, लेकिन प्रॉब्लम है कि उसको मार के हटा ही दिया गया अंत में, तो क्या फायदा। ठीक है, तो अब क्या होता है, तुम देखोगे कि ये लोग गए थे वहां पे, उसके बाद से कंजर्वेटिज्म के अगेंस्ट में वहां पे गए थे, लेकिन मिडिल क्लास जर्मन जो हैं ये तो अटेम्प्ट किए थे यूनिफाई करने का जर्मनी को, तुमको याद है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में अभी गए थे। ठीक, अभी नहीं मतलब तब गए थे, अभी एक पीछे, ठीक ना। तो गए थे 1841 में, ये चाहते थे कि डेमोक्रेसी आ जाए, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, इनको हटा दिया गया। कौन कौन हेल्प किया, एक तो मोनार्की वाला मतलब राजा कौन लेकर गया था, मिलिट्री मतलब ट्रूप्स लेके गया था, और पर्शियन लैंडलॉर्ड भी इसमें शामिल थे उनको मारने में। अब पर्शियन लैंडलॉर्ड को क्या बोला जाता था, जंकर्स। क्या बोला जाता था, जंकर्स। तो पूछा भी जा सकता है कि जंकर कौन होता है, हु इज जंकर, चाहे हु, तो तुमको ऑप्शन वगैरह में दे देगा तो याद रखना कि पर्शियन जो लैंडलॉर्ड है उनको जंकर्स बोला जाता है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। ऑटो वन बिस्मार्क का बात करते हैं। ऑटो वन बिस्मार्क जो है, अच्छा नहीं इधर देखो, पर्सिया जो था इस समय तक यूनिफाई नहीं करा था जर्मनी को, पूरा का पूरा कंट्रोल अभी भी जर्मनी पे किसका है, पर्सिया का है। उसी समय ऑटो वन बिस्मार्क का बात करते हैं, वो था चीफ मिनिस्टर। क्या था, पर्सिया का चीफ मिनिस्टर। अब ये बोलता है कि देखिए हम लोग क्या करेंगे, जर्मनी को यूनिफाई करेंगे। किसको यूनिफाई करेंगे, जर्मनी को यूनिफाई करेंगे। हम अपना आर्मी बनाएंगे, जर्मनी को क्या करेंगे, यूनिफाई करेंगे। तुम सोचोगे अरे यार अभी तो ये मारा था उन लोगों को, जब यूनिफिकेशन का बात करने गया था थप थप मार दिया चाटा। ठीक, अब बोल रहा है कि हम यूनिफाई करेंगे, मतलब दिमाग घूम गया। अभी तुम मारे ना इसी बात पे, हम बोले कि सर पानी पीने जाए तो एक थापड़ा, फिर बोल रहे जाओ, पहले भेज देते, नहीं भेजना था तो मार के बैठा दिए तो बैठा ही देते। दिक्कत ये है कि पहले बोला नहीं देंगे, फिर बोला देंगे, है ना। क्या है इसमें मामला, क्या है सुन। तुमको याद है ये लोग डर गया था, तो जो ये लोग डर गया है इसके वजह से ये सोच रहा है कि अगर हम हीरो बन जाए, जैसे कि हिटलर बोल रहे हैं, नेपोलियन बोनापार्टे बना था। नेपोलियन बोनापार्टे क्या किया, सबको बोला कि हम आपको आजाद कराएंगे, आजाद करा के वहां का राजा बन गया। कितना बेस्ट स्ट्रैटेजी था वो, वही स्ट्रैटेजी ये लोग अपनाना चाहते हैं। ऑटो वन बिस्मार्क भी कोई बढ़िया नहीं है, ऑटो वन बिस्मार्क और तेज है, दिमाग लगा रहा है कि अगर हम जर्मनी को यूनिफाई करवाते हैं तो हमको राजा बना देगा जर्मनिया वाला, जब जर्मनिया वाला राजा बना देगा तो मेरा ही फायदा है। तो इसीलिए बोलता है कि ठीक है हम बनेंगे हेड आपके, और हम करवाएंगे जर्मनी को, मतलब ये पहले पर्सिया का चीफ मिनिस्टर था, अभी बोलता है कि हम तुमको करेंगे यूनिफाई, हम बनेंगे तुम्हारा हेड और हम करेंगे तुमको यूनिफाई। समझ में आया क्यों यूनिफाई करवा रहा है। जो इंसान पहले जर्मनी को देने से मना कर दिया था, जर्मनी को यूनिफाई होने से मना कर दिया था, वही क्यों यूनिफाई करवा रहा है, क्योंकि उसका भी फायदा है। ये समझना जरूरी है, हिस्ट्री में छुपी हुई बातें हैं, ठीक है। तो अब वॉर ऑफ यूनिफिकेशन, अब लड़ा जाता है यूनिफिकेशन के लिए, क्या किया जाता है, लड़ा जाता है। यूनिफाई कैसे करेंगे, तो करता क्या है, लड़ाई होता है। इसमें 3 जगह जर्मनी का कुछ पार्ट था। जर्मनी का कुछ पार्ट था ऑस्ट्रेलिया में, कुछ डेनमार्क में, कुछ फ्रांस में। तुमको पहले से पता है ऑस्ट्रेलिया मतलब जर्मनी बटा हुआ था अलग अलग देशों में। जर्मनी कहाँ का था, ऑस्ट्रेलिया के पास इसका कुछ पार्ट था, कुछ पार्ट इसका डेनमार्क के पास था, कुछ पार्ट इसका कहाँ था, फ्रांस के पास था। ये जो तीनों पार्ट हैं इनको छीन लिया जाता है लड़के। कौन लड़ता है इसके लिए, इसके लिए लड़ता है हमारा ऑटो वन बिस्मार्क। समझ में आया, ठीक है। तो ऑटो वन बिस्मार्क क्या है, इसमें लड़ता है और 3 देशों से 7 साल लड़ाई करने के बाद से अपना टेरिटरी छीन लेता है वापस से। समझ में आया, याद रखोगे किसके किसके पास, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के पास जर्मनी का पार्ट था। वो सब छीनने के लिए क्या करता है, ये लड़ता है। लड़के 7 साल लगता है बेचारा को, लेकिन विजयी होता है और होके पूरा ले लेता है, सारा का सारा पार्ट अपना ले लेता है। उसके बाद से 1871 के जनवरी में केसियर विलियम सेकेंड, जो कि पर्सिया के थे, कहां के थे, पर्सिया के थे, इनको राजा बना दिया जाता है जर्मनी का। क्या कर दिया जाता है, इनको राजा बना दिया जाता है पैलेस ऑफ वर्सेल में। याद रखना है, पैलेस ऑफ वर्सेल, एक फोटो दिखाएंगे वो याद रखोगे, और पैलेस ऑफ वर्सेल याद रखोगे, ऑटो वन बिस्मार्क याद रखोगे, हम सब चीज दिखाएंगे तुमको, ठीक ना। उसके बाद से क्या हो रहा है, ये जो इवेंट है इसमें दिखाया जाता है, ये जो इवेंट हुआ जिसमें कि पर्सिया का राजा बन गया, जर्मनी का राजा। तुम बताओ तुम्हारे देश का राजा कोई और देश का राजा बन रहा है, तुम्हारे देश का राजा मतलब इंडिया का राजा कोई पाकिस्तान का आदमी बन जाए, कितना अजीब लगेगा तुमको। इससे क्या पता चलता है कि अभी भी इंडिया पे पाकिस्तान का राज है, ये हो सकता है। मतलब यही मतलब है कि जर्मनी आजाद तो हो गया है, लेकिन अभी भी यहाँ पे पर्शियन डोमिनेंस है। क्या डोमिनेंस, कौन सा डोमिनेंस है, पर्शियन डोमिनेंस, मतलब पर्सिया अभी भी यहाँ पे राज कर रहा है। बात समझ में आ रहा है, अभी भी पर्सिया यहीं पे राज कर रहा है।
अब आ जाते हैं इधर। अब ध्यान से देखो कि अब फिगर समझो, सुनो, ये है एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ है और यहाँ पे विलियम जो है केसियर विलियम फर्स्ट, उनको राजा बनाया जा रहा है। केसियर विलियम फर्स्ट कहाँ के हैं? पर्सिया के हैं। और कहाँ का राजा बनाया जा रहा है उनको? जर्मनी का राजा बनाया जा रहा है। तो केसियर विलियम फर्स्ट को राजा बनाया जा रहा है जर्मनी का। ये वहां का एक इमेज है, याद रहेगा। ये जो तुम देख रहे हो ऑटो वन बिस्मार्क है, ये आया है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में। इधर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है, देखो सब लोग छुपे हुए हैं यहाँ पे इसके डर से। और ये जो है कोड़ा बरसा रहा है, कहने का मतलब सबको अपने हिसाब से, अपने कंट्रोल के हिसाब से चला रहा है। कौन? ऑटो वन बिस्मार्क। समझ में आया बात? कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। यूनिफिकेशन ऑफ इटली, देखो जर्मनी यूनिफाई हो गया है। जर्मनी क्या हुआ है? यूनिफाई हो गया है। अब सीधा हम इटली पढ़ेंगे, इटली कैसे यूनिफाई होता है। इटली के यूनिफिकेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि इटली जो था ये भी फ्रेगमेंटेड था। क्या था? फ्रेगमेंटेड था, मतलब ये भी टुकड़ों में टूटा हुआ था, अलग अलग पार्ट में था। हिस्टोरिकली तुम देखोगे इटली जो था 7 पार्ट में टूटा हुआ था। और 7 पार्ट में टूटने के बाद से सार्डिनिया, देखो तुम ऐसे समझो, सार्डिनिया पेडमोंट जो है, इस पे जो राज कर रहा है वो इटालियन प्रिंस राज कर रहे हैं। मतलब कि सिर्फ एक जगह है जहां पे इटालियन प्रिंस है, सार्डिनिया पेडमोंट। सार्डिनिया पेडमोंट एक ऐसा जगह है जहां पे इटालियन प्रिंस है। उसके अलावा तुम देखोगे कि नॉर्थ साइड इसका जो है वो ऑस्ट्रेलियन हैब्सबर्ग संभाल रहा है। वही जो सेंटर है उसमें पॉप का राज है, और जो साउथ है उस पे बर्बन किंग का राज है। समझ रहे हो कितना ज्यादा बटा हुआ है? ये लगभग 7 पार्ट में बटा हुआ है और इसको थोड़ा सा संभालना बहुत मुश्किल है। ऊपर से इटालियन लैंग्वेज ऐसा था कि इसके बहुत सारा वेरिएशन हुआ करते थे, मतलब इटालियन लोग बोलते तो थे, उसके वेरिएशन हुआ करते। जैसा हिंदी बुलवाओगे हरियाणा के इंसान से, तो देखो अंकित भैयानपुरिया कैसा बोलता है, वो अलग ही हिंदी बोलता है, हिंदी ही रहता है लेकिन उसका टोन अलग हो जाता है। भोजपुरी हमसे बुलवा लो हिंदी, हम बिहारी टाइप में बोलना शुरू कर देते हैं। समझ में आ रहा है? तो हिंदी तो बोलते सब लोग है, उसका वेरिएशन होता है। साउथ वाले से बोल दो, बोलने के लिए हिंदी बोल दो तो आइयो रामा करके बोलना शुरू करेगा। तो सॉरी, मतलब ऐसे बोलते हैं वो लोग, मतलब ये हम समझा रहे हैं कि वेरिएशन होता है। तो वेरिएशन के वजह से इसको यूनिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल था। एक तो 7 पार्ट में बटा हुआ है, अलग अलग जगह का राजा अलग अलग है। तुमको याद रखना पड़ेगा ये चारों पॉइंट। सार्डिनिया पे एडमंड में प्रिंस है, उसके बाद से नॉर्थ में कौन है? ऑस्ट्रेलियन हैब्सबर्ग है, सेंटर में कौन है? पॉप है, और साउथ में कौन है? बर्बन किंग है। तो इस तरीके से हमको प्रॉब्लम समझ में आ रहा है कि इसको यूनिफाई करना प्रॉब्लम है। और एक तो इटालियन लैंग्वेज जो है ये भी अलग चीज है, इसका भी वेरिएशन है हर जगह, तो दिक्कत है थोड़ा सा। इसमें आ जाते हैं हमारे गिउसेपी मैगजीनी। तुमको याद होगा गिउसेपी मैगजीनी है ना, इनका क्या एफर्ट है? इनका क्या एफर्ट है? ध्यान से सुनना, पूछा जाएगा तुमसे कि गिउसेपी मैगजीनी क्या किया था इसमें। 1830 में होता यह है कि गिउसेपी मैगजीनी जो है ये एक सीक्रेट सोसाइटी बनाते हैं, उसका नाम करते हैं यंग इटली। ये जो सीक्रेट सोसाइटी था ये आइडिया ऑफ नेशनलिज्म फैलाता है, मतलब इटालियन रिपब्लिक को फैलाता है। समझ में आया? दूसरा 1831 में ये शुरू करते हैं, 1848 में ये फेल हो जाते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली करने में, मतलब ये यूनिफाई नहीं कर पाते हैं इटली को। 1831 में शुरू करते हैं और वहां से लड़ते 1848 में फेल हो जाते हैं। अब बात करते हैं सार्डिनिया पेडमोंट का बात। तो सार्डिनिया पेडमोंट में एक राजा है, राजा का क्या नाम है? विक्टर इमैनुअल सेकंड। क्या नाम है? विक्टर इमैनुअल सेकंड। तो विक्टर इमैनुअल सेकंड जो है ये शुरू करते हैं, विक्टर इमैनुअल सेकंड जो है ये शुरू करते हैं इटली को यूनिफाई करना। क्या करते हैं? इटली को यूनिफाई करना शुरू करते हैं ये। उसके बाद से इनका जो चीफ मिनिस्टर है कैवियोर, वो बहुत ही स्किल्ड आदमी था, स्किल्ड था पहले तो। और दूसरा ये बड़ा अच्छा फ्रांस बोलता था, मतलब फ्रेंच इतना अच्छा बोलता था कोई पकड़ ही नहीं पाता। ये इटालियन है कोई नहीं पकड़ पाता था, लेकिन ये फ्रेंच बोलता था, फ्रांस का था नहीं। तो फ्रेंच बढ़िया बोलता था, इसीलिए फ्रांस के लोगों से इसका नाता होता बढ़िया था। तो ये क्या किया? फ्रांस का एलाई बन गया। फ्रांस का क्या बन गया? एलाई बन गया। और ऑस्ट्रेलिया को हराने में ये मदद किया। किसको हराने में? ऑस्ट्रेलिया को। तो ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन जो था, ऑस्ट्रेलिया हैब्सबर्ग वाला, मतलब नॉर्थ वाला रीजन जो है, यहाँ पे ये लोग जीत जाते हैं। अब सुनो, खत्म है लगभग। तो अब क्या होता है? गैब्रिडाली क्या करते हैं? इसके लिए याद रखना, गैब्रिडाली क्या करते हैं। अच्छा, सबका रोल पूछ सकता है कि कौन क्या किया है इसमें। तो गैब्रिडाली जो है उनका नाम है गिउसेपी गैब्रिडाली। गैब्रिडाली क्या करते हैं? आर्मी लेते हैं, आर्मी लेके चले जाते हैं। कहां पे? आर्मी जो इनके होते हैं, मतलब कि रेड शर्ट्स में होते हैं आर्मी जो होते हैं, ये चले जाते हैं कहां पे? साउथर्न इटली में। और कहां पे? जहां पे किंगडम ऑफ टू सिटीज था, ये 1860 में जाते हैं। उन लोगों से सपोर्ट मांगते हैं, लोकल लोगों से। सारे लोकल पीजेंट जो थे इनको सपोर्ट दे देते हैं। कारण ये बोलते हैं इटालिया। ये क्या बोलते हैं? इटालिया। और लोगों को लगता है, वहां के लोगों को, जो अनपढ़ किसान लोग हैं, तो उनको लगता है कुछ इटालिया जो है कैसी ये राजा साहब की पत्नी का नाम है। ये मानते थे कि इटालिया जो है, नहीं राजा साहब नहीं, विक्टर इमैनुअल, हाँ मतलब राजा साहब, सॉरी, हाँ, तो विक्टर इमैनुअल सेकंड की वाइफ है ये।
तो इनको लगता था कि अरे यार विक्टर इमैनुअल सेकंड अपने वाइफ के लिए बोल रहे हैं कि हमको चाहिए लिबर्टी, तो इसीलिए ये सपोर्ट कर देते हैं इनका, क्या, किसको, गैब्रिडाली को। गैब्रिडाली को सपोर्ट कर देते हैं सारे लोग, कहाँ के, जहां पहला साउथर्न इटली जो कि किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, ये सब लोग सपोर्ट कर देते हैं किसको, ये सब लोग सपोर्ट कर देते हैं गैब्रिडाली को। कारण यह कि ये लोग समझते हैं कि विक्टर इमैनुअल सेकंड जो है उनकी वाइफ का नाम है इटालिया, ठीक है। उसके अलावा इटली जो है अब यहां से यूनिफाई हो जाता है, सब जगह से जीत लेते हैं इटली को ये लोग 1861 तक, और विक्टर इमैनुअल सेकंड जो है इटली को यूनिफाइड डिक्लेयर कर देते हैं और वहां के अपने आप को राजा बता देते हैं, बोलते हैं कि इटली अब यूनिफाइड है, अब हम इटली के कौन है, राजा है। तो इस तरीके से इटली बना था, इस तरीके से कौन बना था, इटली बना था। हालांकि ये सब होने के बाद भी तुमको एक चेंज दिखने को मिलेगा कि यहाँ पे अभी भी ज्यादातर लोग क्या है, इलिटरेट हैं, और अभी भी नहीं समझते हैं लोग कि लिबरल नेशनलिस्ट आइडिया क्या होता है, लिबरल नेशनलिस्ट आइडिया क्या होता है, अभी भी लोग नहीं समझते हैं। समझ में आया। अब एक और है इसका पॉइंट लास्ट, है ना। अच्छा ये देखो नीचे जो बैठे हुए हैं ये है हमारे गैब्रिडाली और ये है विक्टर इमैनुअल सेकंड, समझ में आया। तो यहाँ स्वॉर्ड रखा हुआ है विक्टर इमैनुअल गैब्रिडाली का, तो तुमसे अगर पूछा जाता है कि स्वॉर्ड कौन था, विक्टर इमैनुअल सेकंड का स्वॉर्ड कौन था, इटली को यूनिफाई करने में इनके हाथ में स्वॉर्ड कौन था, तो मतलब तलवार कौन था, तो यही था, क्या नाम है, स्वॉर्ड की तरह काम किए थे इनके लिए, तलवार की तरह काम किए थे कौन, हाँ गैब्रिडाली जो हैं वो स्वॉर्ड की तरह काम किए थे विक्टर इमैनुअल सेकंड के लिए, मतलब कि इनके लिए पूरा युद्ध लड़े थे, इनके लिए सब लोगों को यूनिफाई करके लाके इनके चरणों में रख दिए थे। साफ समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास लास्ट है केस ऑफ ब्रिटेन, इसके बाद से हमको छोटा छोटा 2 टॉपिक पढ़ना है, खत्म हो जाएगा। तो स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन पढ़ते हैं। ब्रिटेन शुरू से बहुत चालाक देश रहा है, कौन सा देश रहा है, ब्रिटेन चालाक देश रहा है। अब चालाक देश का क्या मतलब है, ब्रिटेन जो था कभी भी मेहनत नहीं किया अपने आप को यूनाइट करने के लिए, बहुत तेज है, कभी भी मेहनत नहीं किया है, सिर्फ खेला खेला है। खेला कैसे खेलता है, ब्रिटेन जो यूनिफिकेशन है इसका तुम जब पढ़ोगे तो तुमको बड़ा ही अजीब लगेगा, ये सेडेन रिवॉल्यूशन, मतलब ध्यान से अगर देखो तो ब्रिटेन जो था ये बहुत सारे पार्ट में बटा हुआ था। 18th सेंचुरी का अगर बात करते हैं तो ब्रिटेन एक डिस्टिंक्ट ग्रुप नहीं हुआ करता था, मतलब ये बटा हुआ था। समझ में आ रहा है, किसमें बटा हुआ था, इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट, आयरिश, इन सब ग्रुपों में ये बटा हुआ था। इनके कल्चर और ट्रेडिशन भी अलग अलग थे, ब्रिटेन के कल्चर और ट्रेडिशन भी अलग अलग थे। होता क्या है, ये बहुत तेज काम करता है क्या, कि उस समय ब्रिटिश नहीं हुआ करता था, एक पार्लियामेंट था जिसका नाम था इंग्लिश पार्लियामेंट, एक पार्लियामेंट था उसका क्या नाम है, इंग्लिश पार्लियामेंट। ये जो इंग्लिश पार्लियामेंट है इसके पास पावर मिला, ये भी पावर में नहीं है। इंग्लिश पार्लियामेंट भी जो बनता है ये बनता है 1688 में, कब बनता है, 1688 में, और ये सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है अभी तक। समझ में आ रहा है, मतलब कि इंग्लैंड में अभी तक डोमिनेटेड पावर में कौन है, इंग्लिश पार्लियामेंट, अभी तक डोमिनेटेड पावर में कौन है, इंग्लिश पार्लियामेंट। कब बनता है, 1688 में, इससे पहले ये भी नहीं था। तो अब ये खेला खेलेगा, इंग्लिश पार्लियामेंट क्या करेगा, खेला खेलेगा। देखना कितना खतरनाक खेला खेलता है, कोई मार झगड़ा नहीं। तू अभी तक इतना यूनिफिकेशन पढ़े, इसमें मार झगड़ा हुआ है, इसमें नहीं होगा। यही तो स्ट्रेंज है, यही बात तो स्ट्रेंज है कि लड़ता ही नहीं है। समझ में आया, इंडिया में आया तो लड़ा नहीं, ऐसे ही हथिया लिया इंडिया को, समझ रहे हो, तो बहुत तेज है। क्या करता है, एक एक्ट साइन करवाता है, किससे, स्कॉटलैंड से। क्या करवाता है, स्कॉटलैंड से, बोलता है चलो एक एक्ट साइन करते हैं, ठीक है। एक्ट में एक साइन किया गया था 1707 में, उसमें ये बोलता है कि देखो हम तुमको एक चीज समझाते हैं। क्या समझाते हैं, कि यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं हम लोग अपने आप को, ठीक है। तो हम लोग अपने आप को बोलेंगे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, और तुम जो है मेरे अंडर में रहेगा। क्या करेगा तुम, मतलब गधा बनाता है, तुम जो है मेरे अंडर में रहेगा, हम लोग बनाएंगे एगो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, समझ रहा बात। तो बोलता है हाँ भाई समझ रहे हैं। फिर बोलता है देखो स्कॉटिश कल्चर धीरे धीरे क्या करता है, उनका जो स्कॉटिश कल्चर है, इंस्टीट्यूशन है, उनको दबाने लगता है। बोलता है कि नहीं अब तुम नीचे रहेगा, तुम मेरे बराबरी का थोड़ी है, तुम नीचे आदमी है, तुम अब नीचे रहेगा। तो धीरे धीरे इन्हीं को दबाने लगता है। फिर इनके लैंग्वेज को दबाने लगता है, इनका ट्रेडिशनल ड्रेसेस को मना कर देता है कि नहीं ये बैन है, अब नहीं पहन सकते हो, ना तुम अपना लैंग्वेज बोल सकते हो, ना तुम अपना कपड़ा पहन सकते हो, ट्रेडिशनल कपड़ा भी नहीं पहनने देता है। उसके अलावा बोलता है कि अगर तुम लोग ये सब चीजों को दबाते ही दबाता है, स्कॉटिश हाईलैंडर्स को भी दबाता है। उसके बाद से बोलता है कि आपको फोर्स किया जा रहा है इन सब चीजों को, अगर आप डिस्प्ले करते हैं, अगर आप अपना भाषा बोलते हैं, अपना ट्रेडिशन का फॉलो करते हैं, कल्चर को फॉलो करते हैं, तो आपके साथ कुछ भी किया जा सकता है। समझ में आया, तो इनको दबा दिया जाता है। तो इस तरीके से क्या हो गया, स्कॉटलैंड को ये अपने हाथ में कर लिया बिना लड़ाई के, एक एक साइन करवा लिया, खेला खत्म। दूसरा, आयरलैंड को कैसे लेता है, आयरलैंड को लेने के लिए क्या करता है कि वहां पे देखो आयरलैंड जो था ना, उसमें एक बात है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट 2 ग्रुप रहा करते थे वहां पे, एक कैथोलिक एक प्रोटेस्टेंट।
कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो लोग हैं ये इंग्लिश डोमिनेंस के अंदर में उस समय नहीं थे, लेकिन बाद में इंग्लिश डोमिनेंस के अंदर में आ जाते हैं। कारण क्या था कि कैथोलिक को लड़वा देता है ये उनसे, और कैथोलिक ज्यादा थे तो कैथोलिक मार देते हैं उन लोगों को, है ना, प्रोटेस्टेंट को। अब ये क्या करता है, कैथोलिक को ये मार देता है, तो कैथोलिक को ये दबा देता है, उन लोग उसको दबा देते हैं। तो इस तरीके से कौन बन गया डोमिनेंट, तो यहां से तुम्हारा बन जाता है फिर से इंग्लैंड डोमिनेंट में आ जाता है। और 1801 में आयरलैंड को फोर्सफुली अपने आप में मिला लेता है। तो 1801 में क्या हो गया, 1801 में क्या हो गया, मतलब 100 साल बाद, इसके 100 साल बाद आ जाता है कौन, आयरलैंड भी हाथ में आ गया, तो दो हाथ में आ गया। अब क्या है, अब कुछ नहीं है, आयरलैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया। अब बच जाते हैं कौन लोग, अब बच जाते हैं, तो इस तरीके से अब कोई नहीं बचता है। हाँ सही, सॉरी। तो अब क्या है, बच गया कि क्रिएशन ऑफ ब्रिटेन आइडेंटिटी। अब ये क्या करता है, अपना आइडेंटिटी बनाने के लिए ये क्या करता है, डोमिनेट दिखाने के लिए अपने आप को ब्रिटेन करता ये है कि सबसे पहले बोला जाता है कि यूनियन जैक अपोलो को दिया जाएगा, है ना, नेशनल एंथम दिया जाएगा और इंग्लिश लैंग्वेज ही बोलना है। तो जो भी नेशनल सिंबल बनाए जाएंगे वो इस हिसाब से रहेगा, समझ में आया। नेशनल सिंबल हमारा क्या रहेगा, यूनियन जैक, नेशनल एंथम हमारे हिसाब से रहेगा और आपको इंग्लिश बोलना है, ठीक है। बाकी जो इथनिक आइडेंटिटीज हैं, जैसे कि आप पहले वेल्स हुआ करते थे, स्कॉट हुआ करते थे, आयरिश हुआ करते थे, ये सब आप बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो इनको सिर्फ सब ऑर्डिनेट पार्ट बना के रखा जाता है। क्या बना के रखा जाता है, सब ऑर्डिनेट पार्ट, ठीक है। ये जो तुम फिगर देख रहे हो इसमें दिखाया गया है कि कैसे ये जो ब्रिटिश साम्राज्य है पूरी दुनिया में अपना झंडा लहरा है। पूरा दुनिया है और पूरे दुनिया में किसका राज है, ब्रिटिश का राज है, समझ रहे हो। तो कैसे अब पूरे दुनिया पे ब्रिटिश राज कर रहा है ये तुमको दिखाया गया है। और ब्रिटिश एम्पायर कैसे बना तुम समझ ही गए हो, आयरलैंड और स्कॉटलैंड को कैसे अपने अंडर में लिया, है ना, कैसे सब लोगों को मिटा दिया और फिर से खुद राजा बन गया, ठीक। तो अब है सिर्फ हमारे पास दो चीज, क्या है, एक तो विजुअलाइजेशन ऑफ नेशन। इसमें क्या होता है, 18 और 19वीं सेंचुरी में तुम अगर देखोगे तो नेशन को दिखाने के लिए लोग फीमेल एलिगोरीज का यूज करते थे, मतलब फीमेल फिगर्स बनाते थे और दिखाते थे कि कैसा, अच्छा ये जो फीमेल फिगर थी ये कहीं असली में नहीं थी। फीमेल फिगर जो भी दिखाया गया ये कहीं असली में नहीं होती थी, ठीक है। उसके बाद से फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी एल्गोरी बनाया गया था। क्या है फ्रेंच रेवोल्यूशन में, लिबर्टी को दिखाने के लिए दिखाए थे कि लिबर्टी जो है उसको सिंबलाइज किया गया था लाल टोपी से और ब्रोकन चैन से, कि टूटा हुआ चैन दिखाया जा रहा है और लाल टोपी दिखाया जा रहा है। इसका मतलब क्या दिखाया जा रहा है, लिबर्टी दिखाया जा रहा है। और जस्टिस जो थी, जस्टिस की देवी, उनको दिखाया गया था कि वो ऐसे स्केल लेके खड़ी है, हाथों में स्केल है और आंख पे पट्टी है, इसको बोला गया जस्टिस की देवी, समझ में आया। उसके बाद से मैरियाना जो है इसको फ्रांस में बनाया गया। फिर से इस मैरियाना जो है एक औरत को दिखाया गया मैरियाना के रूप में, है ना, जो एलोगरी थी फ्रांस की। इनको एलोगरी मतलब होता है फीमेल फिगर जो कि देश के फॉर्म में दिखाया गया, जैसे यही देश है, जैसे भारत माता है तो एक लड़की को भारत माता के फॉर्म में दिखाया जाता है, समझ रहे हो। वो लड़की कहीं असली में एग्जिस्ट करती है, नहीं करती है, उसी को बोले था फीमेल एलोगरी। फीमेल एलोगरी का मतलब होता है कि एक लड़की दिखाएंगे जो असली में एग्जिस्ट नहीं करती है लेकिन वो मेरे देश को रिप्रेजेंट करती है। तो उसी तरीके से मैरियाना को दिखाया गया जो देश को रिप्रेजेंट करती थी और ये क्या दिखाती थी, ये सिंबलाइज करती थी कि लोग हमारे यूनिटी में है और हमारा जो देश है लोगों का देश है, समझ में आया। अच्छा, इसमें और भी चीजें दिखाया गया था, उनको रेड कैप दिखाया गया था पहना हुआ और ट्राई कलर्स हाथ में लिए हुए, झंडा हाथ में लिए हुए। उसके बाद से उनका स्टैचू बनवाया गया पब्लिक स्क्वायर में। कहां बनाया गया, पब्लिक स्क्वायर में उनका स्टैचू बनाया गया, किसका, मैरियाना का। उसके बाद से क्या किया गया, कॉइन्स पे उनको छापा गया, स्टाम्प्स पे उनका रखा गया, छापा गया, समझ रहे हो। तो ये सब चीजें कही गई। जर्मनिया बनाया जाता है कौन, जर्मन। जर्मनिया एलोगरी नाम का एलोगरी कौन बनाता है, जर्मनी बनाता है। जर्मनिया क्या है, जर्मनिया को दिखाया जाता है कि ये ओक लीफ पहनी हुई है। क्या पहनी है, ओक लीफ। अब ओक लीफ जो है ये हीरोइज्म का सिंबल है। ओक लीफ क्या है, हीरोइज्म का सिंबल है। बात समझ में आ रहा है। अब आ जाता है पर्पस ऑफ एलोगरी। एलोगरी बनाया क्यों जा रहा था, ताकि लोगों को नेशनल फीलिंग जगाया जा सके। तुम जब भारत माता को देखते हो तो जितना अच्छा फील करते हो, जितना महसूस करते हो नेशनलिज्म, उतना ही हम भी करते हो, उतना ही कोई और भी इंडियन करता है। तो भारत माता को जैसे देख देख के तुम झुकते हो, तुम प्रणाम करते हो, तुम मानते हो जैसे उनको, वैसे हम भी मानते हैं और सब इंडियन मानते हैं। तो इससे क्या है, नेशनलिज्म फैल रहा है ना, नेशनलिज्म फैल रहा है, समझ में आया। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यहां से पूछा जाएगा। अच्छा, यहां देखते हैं, ये जो फिगर तुम देख रहे हो ये है मैरियाना का फिगर। यहां तुम देख रहे हो ओक लीफ, है ना, सॉरी जर्मनिया है शायद मेरे ख्याल से, रुक जाओ। हाँ सर, हाँ जर्मनिया, ठीक है। तो ये जो तुम फिगर देख रहे हो ये जर्मनिया का फिगर है। जर्मनिया का ओक लीफ देख रहे हो, यहाँ पे ओक लीफ हीरोइज्म का सिंबल है। हाथ में ट्राइकलर्स पकड़ी हुई हैं, जर्मनी का फ्लैग ली हुई है, स्वार्ड है। और ये जो तुम देख रहे हो पैसा लपेटा हुआ कपड़ा जो तुम देख रहे हो ये टेंट है, कहाँ का, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का। कहाँ का टेंट है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का। ये सब चीजें ये पहनी हुई है, ठीक है।
तो अब हमारा सच में आ गया है लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सुन लोगे तो खत्म हो जाएगा, बस 2 मिनट है। सुनो क्या है, नेशनलिज्म का फीलिंग अब शिफ्ट होने लगा है, लोगों को सिखाया गया है। नेशनलिज्म का मतलब हो गया है कौन सी, लोग मैनिपुलेट करते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा नैरो हो गया नेशनलिज्म का मतलब। यहाँ से लोग अपने देश के बारे में बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहते, कुछ भी गलत बोलोगे तो सब लोग गुस्सा हो जाएगा, देश के बारे में एक शब्द कोई भी सुनना नहीं चाहता है। इतना ज्यादा नेशनलिस्ट हो गया है कि नेशनलिज्म इतना ज्यादा इनके अंदर भर गया है कि देश के बारे में एक शब्द बोल दोगे मार देगा। समझ में आया? तो अब लोगों को मैनिपुलेट कर दिया जाता है नेशनलिज्म का फीलिंग यूज करके। समझ में आया? लोगों को आसान हो गया मैनिपुलेट। हाँ, तो अब कोई सुनना नहीं चाहता है। बाल्कन्स के बारे में बात करते हैं। बाल्कन्स इस समय बहुत ज्यादा ग्रुप में बटा हुआ है, रोमानियंस, बल्गेरियंस, ग्रीक्स, क्रूड्स, सर्ब और भी बहुत सारा ग्रुप में बटा हुआ है। आपस में ये लोग लड़ते हैं। आपस में लड़ने का क्या मतलब है, ये लोग जो ऑटोमन एम्पायर के अंदर में आते थे, तो ऑटोमन एम्पायर के अंडर में आने का क्या मतलब है, ये लोग ऑटोमन एम्पायर से टूट के अलग हो रहे थे, और आपस में जब टूट के अलग हो रहे थे ना, तो ये प्रूफ का भी यूज करते थे कि मेरा हिस्ट्री देख लो, मेरा टेरिटरी देख लो, ये हम हैं और हमको वापस हमको अपना इज्जत चाहिए, सम्मान चाहिए, हमारा अपना देश चाहिए। इस चक्कर में ये टूट के अलग होते थे। जब ये टूटते थे तो ये बोलते थे मेरा एरिया ज्यादा है, तुम्हारा एरिया ज्यादा है। इस चक्कर में ये आपस में बहुत ज्यादा लड़ते भी थे। यही जब ये कर रहे थे तभी बाकी लोग जो हैं, जैसे बाकी यूरोपियन जो हैं, उनको ये चांस दिखा कि हम लोग भी टेरिटरी छीन सकते हैं इन लोगों से, तो इन लोगों में खूब लड़ाई चल रहा है। तो बाकी यूरोपियन कंट्री भी इसमें धीरे धीरे घुस जाता है, इस राइवलरी में बाकी यूरोपियन पावर भी राइवलरी में घुस जाता है। जैसे कि रसिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हंगेरिया हो गया, ये लोग भी घुस जाते हैं और घुस के छीनना शुरू कर देते हैं। ये लोग भी लड़ाई में घुस जाते हैं, इंपेरियलिज्म शुरू कर देते हैं, मतलब दूसरों को छीनना, साम्राज्यवाद मतलब दूसरे को छीनना। इंपेरियलिज्म मतलब होता है साम्राज्यवाद, मतलब दूसरे को देश को छीनना, उसके रिसोर्सेज को यूज करना, ये शुरू हो जाता है। अब ये बाल्कन्स के बीच में जो रेवोल्यूशन था ये धीरे धीरे टूटा और 19 वर्ल्ड वार शुरू हो गया। 1 कब शुरू हो गया था? 1914 में। यही जो लड़ाई है इतना ज्यादा बढ़ गया कि वर्ल्ड वार 1 शुरू हो गया। यहाँ से क्या शुरू हो गया? वर्ल्ड वार 1 शुरू हो गया। नेशनलिज्म फीलिंग इतना लोगों में बढ़ गया है कि ये कंट्री को कॉलोनाइज करना शुरू कर, एंटी इंपेरियलिस्टिक मूवमेंट चलाना शुरू कर दिया था। कारण बताते हैं। जैसे इंडिया को पकड़ लिया कौन? इंग्लैंड। तो इंडिया जो है इंग्लैंड से लड़ने के लिए क्या किया कि मूवमेंट चलाना शुरू कर दिया। तो इस मूवमेंट को क्या बोल देंगे? एंटी इंपेरियलिस्टिक मूवमेंट। मतलब हम इंपेरियलिज्म नहीं चाहते, तुम मेरे ऊपर इंपेरियलिज्म नहीं थोप सकते, तुम हम मेरे देश को अपने कंट्रोल में नहीं ले सकते हो। तो यही एंटी इंपेरियलिस्टिक मूवमेंट चलना शुरू हो गया और पूरे देश में ये फैलना शुरू हो गया। फिर जो ये लोग थे, ये एंटी इंपेरियल मूवमेंट जो है ये पूरे दुनिया भर में फैल गया। सब लोग इसको हटाना चाहते थे और इस तरीके से बहुत सारा लड़ाई हुआ, विजन तैयार हुआ, सब लोग इंस्पायर हुए और बहुत सारे देश जो देश नहीं हुआ करते थे इसकी वजह से क्या हो गए? देश हो गए। क्योंकि अंग्रेजों से लड़ते लड़ते, चाहे यूरोपियन से लड़ते लड़ते वो क्या बन गए? एक देश बन गए। समझ में आ रहा है बात? लास्ट और ध्यान से सुनना, एक लाइन, इसका इंपैक्ट क्या पड़ा? जितना तुम पढ़े हो 2 घंटा में, इसमें तुम क्या पढ़े हो कि नेशनलिज्म क्या था और यूरोपियन नेशनलिज्म का इंपैक्ट पूरे दुनिया पे क्या पड़ा? तो पूरा दुनिया नेशनलिज्म के बारे में सोचना सीख गया, देश बनाने के लिए सोच गया, अपने बारे में सोचना सीख गया और इस तरीके से पूरे दुनिया का भलाई हुआ। सबको नेशन स्टेट के बारे में दिमाग में आ गया कि सबका नेशन स्टेट होना चाहिए और सब नेशन स्टेट क्या हो गया? एक तरीके से ये बन गया सबके लिए यूनिवर्सल आइडिया। यूनिवर्सल आइडिया कैसे बन गया? सब लोग इसके बारे में सोचना शुरू कर दिए क्योंकि ये लोग जो इंपेरियलिज्म चालू कर दिए थे जिसकी वजह से सब लोग नेशन बनने का कोशिश करने लगे थे। इंडिया भी पहले बहुत पार्ट में टूटा हुआ था, जब अंग्रेज आए तो इसको एक बना दिया और जब ये सब लोग इंडिया, सारे इंडियंस एक अंग्रेज के खिलाफ लड़ना शुरू किए तो सब लोग अपने आप को एक जैसा समझने लगे थे, जिसकी वजह से सारे इंडियंस अपने आप को इंडियन समझना शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से इंडिया बन पाया। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीजें है, नेशन स्टेट का फीलिंग जो है ये हमारे अंदर आया क्योंकि इंपेरियलिज्म बढ़ा। तो ये हम सीखे उन लोगों से, है ना? तो पूरे दुनिया भर में ऐसे ही चला, दुनिया पूरा ऐसे ही नेशन बना। बहुत सारा दुनिया में बहुत सारा जगह है जो नेशन बना, उनको अलग अलग टेरिटरीज मिला, अपने में अपनापन फील हुआ। ठीक है, बहुत ही पेशेंस से आपने पूरा सुन लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।